ये सब हो जाने के बाद वह दक्ष की ओर मुड़ा। दक्ष, इस शहर में एक स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर है। इन 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को ले लो और उन्हें नीलाम कर दो। याद रखें कि अपनी ताकत प्रकट न करें। आप जो भी करना चाहें यह आप पर निर्भर है। रुद्र, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, फिर आप 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर की नीलामी क्यों कर रहे हैं? राजीव ने असमंजस में पूछा। यहां तक कि दक्ष और आद्या भी रुद्र के कार्यों से भ्रमित थे। रुद्र ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं जो भी करता हूं उसके पीछे मेरे अपने कारण होते हैं। अभी मत पूछो, ये जल्द ही तुम्हारे लिए स्पष्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा, मुझे पता है क्या करना है। दक्ष ने रुद्र से 2 राक्षस कोर लेते हुए उत्तर दिया। एक और बात, नीलामकर्ताओं को हमारी पहचान का पता न चलने दें। मैं जानता हूं कि आप इसके लिए सक्षम हैं। यह आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होना चाहिए। रुद्र ने प्रशंसा की। दक्ष ने सिर हिलाकर कहा, समझ गया। ऐसा कहकर दक्ष राक्षस कोर के साथ सराय से बाहर चले गए। दक्ष के चले जाने के बाद रुद्र ने उनके कमरे में न रुकने का निर्णय लिया। चलो कुछ खाते हैं, फिर हम ये देखने के लिए सैर पर निकलेंगे कि क्या कोई स्वर्गीय संसाधन उपलब्ध हैं। रुद्र और अन्य लोग नीचे चले गए। सराय में प्रचुर मात्रा में स्थानीय व्यंजन परोसे जा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक मेज पर बैठकर खाना खाने का निर्णय लिया। यद्यपि बाघ शावक के खाने के लिए कोई दिव्य संसाधन नहीं थे, फिर भी भोजन की सुगंध अत्यंत मनोरम थी। रुद्र के ठीक बगल में बैठे बाघ ने भुने हुए मांस की थाली को निगल लिया, जिससे आसपास के सभी लोग उत्सुक हो गए। छोटा सफेद, आओ इसे खाओ, ये स्वादिष्ट है। आद्या के नाजुक और जैद जैसे हाथ ने भुने हुए मांस का एक टुकड़ा शावक की ओर बढ़ाया, मानो उसे लुभाना चाह रही हो। उसकी स्वच्छंद आंखें उस बच्चे को अविचल भाव से देख रही थीं, जिसमें प्रेम की अभिव्यक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। शावक ने ऊपर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। वह अपने सामने रखी खाने की थाली को बड़े चाव से खाता रहा। भोजन को जिस गति से खाया गया, वह लगभग ऐसा था मानो बाघ के बच्चे को कई दिनों से भूखा रखा गया हो। जब शावक ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया तो राजकुमारी ने उदास होकर आह भरी। वह अपनी ठोड़ी को बाएं हाथ पर टिकाए चिंता से भूखे बाघ को देख रही थी। रुद्र, आखिर तुमने लिटिल वाइट का दिल जीतने के लिए क्या किया? यह आपसे इतना क्यों जुड़ा हुआ है, जबकि यह मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है? लिटिल वाइट को मुझे स्वीकार करने के लिए मुझे क्या करना होगा? आद्या ने रुद्र से विनती की। हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए रुद्र ने जवाब दिया, वास्तव में मैं भी नहीं जानता। हालांकि अगर आप लिटिल वाइट को इतना पसंद करते हैं तो मैं केवल यह मान सकता हूं कि कुछ समय बाद लिटिल वाइट धीरे धीरे आपको स्वीकार कर लेगी। अब तक शावक ने पूरी थाली खा ली थी। आद्या की आंखों के समान ही दयनीय आंखों से शावक ने रुद्र को ऐसे देखा जैसे वह और अधिक चाहता हो। हंसते हुए रुद्र ने शावक के सिर को धीरे से खुजलाया। वेटर, 5 मसालों वाला भुना हुआ मांस की एक और प्लेट। इसे एक बड़ी थाली बनाओ। समझ गया, वेटर ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया और तुरंत ही बच्चे के लिए मांस की एक और प्लेट लेकर आ गया। सुगंध इतनी स्वादिष्ट और आकर्षक थी कि बाघ का बच्चा अब और विरोध नहीं कर सका और मांस खाने लगा। वेटर, अपना सबसे बड़ा निजी कमरा तैयार करो। मेहरा वंश का दूसरा स्वामी यून परिवार की तीसरी महिला के साथ भोजन करेगा। अचानक सराय के बाहर से एक गूंजती हुई चीख सुनाई दी, जब एक मध्यम आयु का अविवाहित व्यक्ति सम्मान की मांग करने वाली आवाज के साथ अंदर आया। हाँ, मैं अभी एक कमरा तैयार कर दूंगा। मेहरा परिवार और यून परिवार दोनों ही रजतपुर शहर में बहुत प्रसिद्ध नाम थे, इसलिए वेटर तुरंत अपने अन्य काम छोड़कर कमरा तैयार करने चला गया। वेटर के पीछे हटने के बाद सिपाही पीछे मुड़ा। उसने दरवाजे के बाहर खड़े लोगों को मुस्कुराकर देखा। द्वितीय देव, तृतीय महिला, यदि आप कृपया करें। एक 20 वर्षीय पुरुष, जिसका चेहरा घमंडी था, अंदर आता हुआ दिखाई दिया। वह सुंदर दिखने के लिए सफेद वस्त्र पहने हुए थे। उसकी आंखें सराय में ऐसे घूम रही थीं कि ऐसा लग रहा था कि बाकी सब लोग उससे नीचे हैं। उसके ठीक बगल में गुलाबी स्कर्ट पहने एक युवती खड़ी थी। वह शालीन और शांत थी। उसकी उम्र उससे थोड़ी कम थी, लगभग 18, लेकिन वह बेहद खूबसूरत थी। रुई की तरह सफेद त्वचा वाली उसकी काली काली आंखें कभी कभी बुद्धिमत्ता की रोशनी से चमक उठती थीं। गीता गांधी, चलो ऊपर चलें। सुंदर आदमी ने कोमल आवाज में युवती को इशारा किया। उसकी आंखों में उस महिला के प्रति प्रशंसा के अलावा कुछ भी नहीं छिपा था। सहमति के एक सौम्य शब्द के साथ महिला उस आदमी के पीछे ऊपर जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी चमकदार और बुद्धिमान आंखों में ऊब और लाचारी की एक अदृश्य चमक देखी जा सकती थी। जब समूह रुद्र की मेज के पास से गुजरा तो अचानक युवती की नजर मेज पर रखे भुने हुए मांस को खाते हुए बाघ के बच्चे पर पड़ी। वह ये कहे बिना न रह सकी, कितना प्यारा सा जानवर है। महिला की आश्चर्यचकित चीख सुनकर उसके साथ मौजूद व्यक्ति अचानक पीछे मुड़ा। बाघ के बच्चे की ओर देखते हुए वह मुस्कुराया, ये छोटा सा जीव सचमुच बहुत प्यारा है। गीता गांधी, 3 दिन बाद आपका जन्मदिन है, क्यों न मैं आपको जन्मदिन के उपहार के रूप में ये पालतू जानवर भेंट करूं।
क्या तुम्हें वह पसंद होगा? वह आदमी बहुत घमंडी था। मालिक से बातचीत के लिए परामर्श किए बिना ही उसने यह मान लिया था कि पालतू जानवर उसकी निजी संपत्ति है। उनकी नज़र में सराय के सार्वजनिक क्षेत्र में खाना खाने वाले सभी लोग बिना किसी हैसियत वाले पुरुष थे। केवल वे ही लोग प्रतिष्ठित माने जाते थे जिन्होंने अपने लिए निजी कमरे मंगवाए थे। इसलिए इन लोगों से एक छोटा सा पालतू जानवर लेना एक आसान काम होगा। वह बस उन पर कुछ बैंगनी सिक्के डाल सकता था जिससे वे आनंद ले सकें और सभी खुश हो जाते। इस युवक के शब्दों ने रुद्र के समूह को आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। छोटा सफेद हमारा है, हमने तो सहमति भी नहीं दी। तुम्हें क्या लगता है कि हम उसे तुम्हें क्यों देंगे? राघव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। जिस तरह से वह युवक बात कर रहा था उससे राघव को उसके प्रति काफी नाराजगी महसूस हुई। राघव के शब्दों से युवक का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखों में चमक बढ़ गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान देखी जा सकती थी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा ये छोटा सा पालतू जानवर कुछ पैसों की कीमत का है। ऐसा लगता है कि मैं एक युवा व्यक्ति हूं जिसके पास बहुत धन है। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा? अपनी कीमत बताओ और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। बोलते समय युवक की निगाहें तेजी से मेज पर बैठे लोगों पर तिरस्कार भरी नजरों से घूम गईं। हालांकि उन्होंने जो कपड़े पहने थे वे इतने बुरे नहीं थे, लेकिन वे किसी भी तरह से रक्षात्मक मूल्य के नहीं थे, जिसका मतलब था कि वे कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं पहनते थे। हालांकि जब युवक की नजर आद्या पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आद्या जैसी परम सुंदरी को देखकर वह अचंभित हो गया और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। सुंदर, सचमुच बहुत सुंदर। वह इतनी सुंदर थी कि किसी भी पुरुष की सांसें थम सी जाती थीं। वह शपथपूर्वक कह सकता था कि अपने जन्म के बाद से उसने कभी भी इतनी सुंदर कोई स्त्री नहीं देखी थी। यहां तक कि सीतापुर राज्य की राजकुमारी भी उसके जैसी सुंदरता नहीं रखती थी। उस आदमी के अचानक संयम खोने से उसके बगल में बैठी युवती का ध्यान उसकी ओर चला गया। उस समय उसे आद्या के अस्तित्व का भी पता चला। जब उसने आराध्या के चेहरे की परी जैसी सुंदरता देखी तो वह भी दंग रह गई। हालांकि उसके मन में आश्चर्य के अलावा कुछ ईर्ष्या भी थी। उन्हें रजतपुर शहर की सुंदरता पर गर्व था। यहां तक कि पूरे सीतापुर साम्राज्य में भी बहुत कम महिलाएं थीं जो सुंदरता में उनसे आगे निकल सकती थीं। राजकुमारी आद्या के आगमन के साथ, चाहे उसे खुद पर कितना भी विश्वास क्यों न हो, उसे निश्चित रूप से पद छोड़ना पड़ेगा। उसकी आंखों की रोशनी इतनी चमकीली और स्पष्ट थी मानो वे किसी व्यक्ति के भीतर के अंधेरे को देख सकती हों। समूह का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए वह उनके शांत स्वभाव को देखने लगी, फिर वह चिंतनशील हो गई। वह आदमी जल्दी ही समझ गया कि वह कहाँ है। उसने अपने साथ बैठी महिला के चेहरे पर भी ध्यान नहीं दिया। वह आद्या को घूरता रहा। उन्होंने सम्माननीय व्यक्ति होने का दिखावा करते हुए हाथ जोड़कर सलाम किया। ये राजतपुर शहर में मेहरा वंश का दूसरा स्वामी है। अगर मैं इस खूबसूरत महिला का नाम पूछूं तो बताऊं? ओह, ये सचमुच अपमानजनक बात है कि इतनी खूबसूरत महिला ऐसी जगह बैठकर खाना खा रही है। इसने पहले ही ऊपर एक निजी कमरे का ऑर्डर दे दिया है जिसमें स्वादिष्ट और विदेशी भोजन की भरमार है। अगर यह खूबसूरत महिला मुझे सम्मान देने के लिए इतनी इच्छुक है तो कृपया हमारे साथ ऊपर शराब और भोजन के लिए आइए। रुद्र के बोलने से पहले ही राजीव ने जवाब दिया। गुस्से से मेज पर हाथ पटकते हुए वह गुर्राया, तुम बहुत हिम्मत वाले बच्चे हो। तुम यहाँ मेरे भाई की मंगेतर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करके मुसीबत मोल ले रहे हो। स्वयं को रुद्र की मंगेतर कहलाते हुए सुनकर आद्या शर्माने और शर्म महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। जब उसकी नज़र रुद्र पर गई और उसने देखा कि वह पहले की तरह ही शांत है तो उसका दिल निराश होने से नहीं बच सका। राजीव के शब्दों से पूरी सराय में सन्नाटा छा गया। इस तनावपूर्ण माहौल में कौवा या मोर भी आवाज करने से इनकार कर देंगे। अपनी बातचीत के बीच में ही रुककर सराय में भोजन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस मेज की ओर देखने लगा जिस पर राजीव बैठा था। जब उन्हें स्थिति का एहसास हुआ तो उनमें से कई लोग हतप्रभ रह गए। राजतपुर शहर में कोई भी मेहरा वंश से लड़ाई के परिणामों को नहीं झेल सकता था। युवक का चेहरा क्रोध से कठोर हो गया। मेहरा वंश के दूसरे स्वामी के रूप में उनका दर्जा बहुत ऊंचा था। इस सराय में खड़े होकर ऐसे तुच्छ व्यक्ति से डांट खाना उसके लिए असहनीय शर्म की बात थी। पुरुषों, आओ और इस तीखे जीभ वाले मूर्ख को ले जाओ। तो फिर उसकी जीभ काट दो। उस आदमी ने अपने सैनिकों को सुनाने के लिए जोर से चिल्लाया। हाँ, दूसरे मास्टर। कई बहादुर गार्डों ने एक के बाद एक कई बातें की और फिर राजीव को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। तो आओ और मर जाओ। राजीव की आंखों में ठंडक चमक उठी। उसका दाहिना हाथ संत बल के विस्फोट के साथ आगे बढ़ा। वह आगे की ओर उड़कर पास के सैनिकों पर जा गिरा, जिससे वे सभी खून से लथपथ होकर उड़ गए। राजीव की हरकतों से पूरे सराय में सन्नाटा छा गया। इस प्रदर्शन के बाद राजीव के बारे में उनकी राय पूरी तरह बदल गई और अब कोई भी उन्हें छोटा आंकने की हिम्मत नहीं करता था। इस शक्ति प्रदर्शन को देखकर युवक की आंखें भी विस्मित रह गईं।
उसने यह नहीं सोचा था कि उसके साथ लाए गए मजबूत रक्षकों को इतनी आसानी से वापस खदेड़ दिया जाएगा। ऐसी ताकत अविश्वसनीय थी। वह आदमी अभी तक डरा नहीं था। राजीव पर भौंकते हुए उसने कहा, तुमने मेरे मेहरा वंश पर हमला करने की हिम्मत की। क्या तुम ही मुसीबत को बुलावा नहीं दे रहे हो? राजीव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम ही मुसीबत मोल लेना चाहते हो। आगे बढ़ो और दफा हो जाओ। राजीव ने उस आदमी के कपड़े खींचे और उसे निर्दयतापूर्वक खिड़की से बाहर सड़क पर फेंक दिया। राजीव की ताकत इतनी अधिक थी कि वह इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि उसके नीचे रखा संगमरमर टूट गया। एक दयनीय चीख के साथ युवक का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं उठा। राजीव द्वारा पटकने के कारण उसका पूरा शरीर कई जगहों से टूट गया था। सड़कों पर मौजूद लोग उस युवक की ओर इशारा करते हुए तेजी से बातें करने लगे। जब उन्हें पता चला कि वह युवक कौन है तो उनके मुंह तुरंत बंद हो गए। वे फिर कुछ नहीं बोले। इसके बावजूद उनमें से कुछ लोग उस आदमी की दयनीय स्थिति को प्रसन्नतापूर्वक देख रहे थे। भीड़ की निगाहों के सामने युवक का गुस्सा उबलने लगा। राजीव को गुस्से से घूरते हुए वह दबी हुई आवाज में बोला, बस तुम रुको। मैं इसे निश्चित रूप से याद रखूंगा। आज जो कुछ हुआ वह उसके लिए कभी न धुलने वाली शर्म की बात हो जाएगी, जिससे वह कभी छुटकारा नहीं पा सकेगा। ये रजतपुर शहर में उनका अब तक का सबसे बड़ा अपमान था। इस घटना के बाद रुद्र और अन्य लोगों को खाने की इच्छा नहीं हुई। एक बैंगनी सिक्का फेंककर वे सराय से बाहर चले गए। वह महिला बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी रही और पीछे हटती हुई आकृतियों को ऐसे प्रकाश में देखती रही जिससे उसके विचारों का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। रुद्र का समूह सराय से निकलने के बाद वे रजतपुर शहर में घूमने लगे। ये पहली बार था जब राघव इतने आलीशान दिखने वाले शहर में आया था। जब वे चल रहे थे तो उसका सिर आगे पीछे घूम रहा था। वह सभी दृश्यों को देखता रहा और उत्सुकता से भर गया। उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी और उस क्षण वह पहली बार शहर आने वाले ग्रामीण का प्रतीक था। सड़कों पर बहुत से लोग आराध्या की अद्भुत सुंदरता को देखने के लिए अपना सिर घुमाते थे। बहुत सी आश्चर्यचकित फुसफुसाहटें सुनी जा सकती थीं और कई भाड़े के सैनिकों ने उसकी ओर कम से कम विवेकपूर्ण निगाहों से देखा। कई युवा स्वामी थे जो खुद को काफी सुंदर समझते थे और उन्होंने आध्या से प्रेम करने की कोशिश की। उनमें से हर एक को राजीव ने पीछे धकेल दिया था। अंत में राघव इसे और सहन नहीं कर सका और उसने राजकुमारी की रक्षा करने का बीड़ा उठा लिया। आध्या काफी समय से आम लोगों की नजरों से दूर थी, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों के परेशान करने के कारण उसने ये सब छोड़ दिया और पास की एक दुकान से एक लबादा खरीद लिया। इससे उसका चेहरा ढक गया ताकि परेशानी कम हो। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी सैर शुरू हुए 4 घंटे बीत चुके थे। उन्होंने किसी भी दुकान से दिव्य संसाधन खरीदने का प्रयास किया जो उन्हें बेचता था। हालांकि जिन दुकानों पर वे गए वहां बेची जाने वाली दुर्लभ सामग्री में से कोई भी 100 साल से अधिक पुरानी नहीं थी। जो कुछ बचे थे वे अभी इतने बड़े नहीं थे कि बाग शावक की कोई मदद कर सकें। उनकी कीमतें भी बहुत अधिक थी, इसलिए रुद्र कई दुकानों पर जाने के बाद भी खाली हाथ लौट आया। तो फिर हम मुक्त बाजार की ओर चलें। रुद्र ने बाग शावक और अन्य लोगों के साथ एक निश्चित दिशा में जाने से पहले एक प्रस्ताव रखा। पीछे देखते हुए राजीव की भौहें सिकुड़ गईं और अधीरता से बोले, रुद्र, क्या हमें अपने पीछे बैठे इन कष्टप्रद मच्छरों से छुटकारा नहीं पाना चाहिए? छोड़िए उनका क्या, यदि वे हमारा अनुसरण करना चाहते हैं तो हम उन्हें ऐसा करने देंगे। रुद्र ने बिना पीछे देखे ही उत्तर दिया। उसी समय सामने से ढोल बजने की आवाज सुनाई दी और लाल वस्त्र पहने पुरुषों का एक समूह बड़े शोर के साथ शहर में आगे बढ़ रहा था। दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे किसी शादी समारोह में जश्न मनाया जा रहा हो, लेकिन उनके शब्दों से सड़क पर मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। सबके लिए अच्छी खबर है। हमारा स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर अब से 7 दिनों में 2 श्रेणी 5 मॉन्स्टर कोर की नीलामी करेगा। समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक विशाल सुनहरे सींग के माध्यम से बोल रहा था, जिसकी ध्वनि सभी दिशाओं में सुनी जा सकती थी। क्या हेवनली राजतपुर नीलामी घर में बेचने के लिए क्लास 5 मॉन्स्टर कोर हैं? क्या ये सच है? हे स्वर्ग, और भी प्रकट हुए हैं, और वे दोनों एक ही समय पर हैं। क्या मैंने सही सुना? अगर नीलामी में इनमें से कोई एक बिकने वाला है तो हमें जाकर भगवान को सूचित करना होगा। इस खबर ने सबको चौंका दिया। प्रथम श्रेणी के शहर के अलावा कहीं भी क्लास 5 मॉन्स्टर कोर मिलना बहुत ही दुर्लभ बात थी। द्वितीय श्रेणी राजतपुर सिटी में एक साथ 2 कारें बिकने के लिए आ गईं, ये बहुत बड़ी बात थी। एक कोर एक बात थी, लेकिन 2 कोर दूसरी बात थी। इस सूचना के धमाके पर हर किसी ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर दिया था। कुछ भाड़े के सैनिकों और व्यापारियों ने बातचीत शुरू कर दी, जबकि शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले लोग अपने अपने परिवारों के पास चले गए। उन्होंने मामले की सूचना अपने परिवार के मुखिया को दी। ये समाचार सुनकर रुद्र मुस्कुराया। हेवनली रजतपुर नीलामी घर काफी तेजी से काम करता है। इतने कम समय में ही उन्होंने भारी हंगामा खड़ा कर दिया।
हालांकि कहीं से भी प्रकट होने वाले 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर इस तरह का आकर्षण पैदा कर सकते हैं। इस तथ्य का कि स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर द्वारा 2 श्रेणी 5 मॉन्स्टर कोर की नीलामी की जा रही थी, रुद्र के समूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए उन्होंने मुख्य बाजार की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। राजतपुर शहर का मुख्य बाजार बहुत बड़ा था। यहाँ हर प्रकार की चीजें बेचने वाले सभी प्रकार के फेरी वाले मिल जाएंगे। सड़कों पर जगह जगह इमारतें बन गई थीं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलना कठिन हो गया था। रुद्र और बाकी लोग स्वर्गीय सामग्री और स्वर्गीय संसाधन बेचने वाली प्रत्येक दुकान पर जाते रहे, ताकि कोई ऐसा स्वर्गीय संसाधन ढूंढ सके जो कम से कम 1000 साल पुराना हो। 2 घंटे चलने के बाद भी वे खाली हाथ थे। 300 वर्ष से अधिक पुराना कोई दिव्य संसाधन भी नहीं मिला। 1000 वर्ष पुराना तो दूर की बात है। 100 वर्ष पुराने जिनसेंग के केवल कुछ डंठल ही बरामद हुए, लेकिन उनकी कीमतें बहुत अधिक थीं। अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस उम्र का जिनसेंग अब वर्ग 4 के जादुई जानवर बाघ शावक के लिए कोई काम नहीं आएगा, और यह वैसा ही होगा जैसे कुछ बोक चौए खिलाना। मालिक, मैंने कुछ ड्रेकोनिक्स लकड़ी की खोज की है, जो कि अजूले तलवार की मूठ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों में से एक है। जल्दी करो और इसे खरीदो। अचानक रुद्र के दिमाग में जियांग की आवाज सुनाई दी। रुद्र एक क्षण के लिए ठिठक गया और उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। जल्दी से उसने जियांग से पूछा, ये कहाँ है? जैसे ही उसने पूछा, उसके मन में एक अजीब सी अनुभूति उमड़ पड़ी। इस समय उसकी आत्मा और एक अजीब लेकिन रहस्यमय वस्तु के बीच एक अजीब संबंध था, जिसने उसकी नजर पास की एक इमारत पर पहुंचा दी। बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्र तेज गति से इमारत में चला गया। अरे रुद्र, आप कहाँ जा रहे हैं? हमारा इंतजार करो, राजीव ने पीछे से आवाज लगाई, इससे पहले कि बाकी 3 लोग उसके पीछे दौड़े। यह एक ऐसी दुकान थी जो लकड़ी की मूर्तियां बेचने में माहिर थी। अंदर काफी मात्रा में बहुमूल्य लकड़ी की नक्काशी और अन्य मूल्यवान लकड़ी की सजावट मौजूद थी। कभी कभी कुछ अधिक शक्तिशाली परिवार आकर अपने घरों के लिए कुछ खरीद लेते थे। जब वे दुकान में दाखिल हुए तो एक युवा दुकानदार तुरंत अपने चेहरे पर स्वागत भरी मुस्कान के साथ नजर आया। मेरे प्रभु, रजतपुर शहर में सबसे उत्तम लकड़ी की नक्काशी में आपका स्वागत है। यहाँ पर सभी वस्तुएं मास्टर मूर्तिकार म्यूचेक्सुआन द्वारा बनाई गई हैं, जिनकी कुशलता शहर में सर्वोत्तम है। मैं यहाँ जो भी वस्तु होगी, उससे अपने स्वामी की संतुष्टि की गारंटी देता हूँ। दुकानदार की अनदेखी करते हुए रुद्र के पैर सीधे दूसरी मंजिल पर चले गए। हालांकि इससे पहले कि रुद्र अंदर प्रवेश कर पाता, दुकानदार ने क्षमा प्रार्थी लेकिन विनम्र मुस्कान के साथ उसे रोक दिया। महाराज, मुझे सचमुच खेद है, लेकिन दूसरी मंजिल पर केवल बैंगनी कार्ड वाले अतिथि ही जा सकते हैं। यदि मेरे स्वामी वहां हमारा सामान देखना चाहते हैं, तो कृपया मुझे एक बैंगनी कार्ड दिखाएं। हाथ घुमाने से रुद्र के दाहिने हाथ में एक बैंगनी कार्ड प्रकट हुआ। क्या अब मुझे ऊपर जाने का अधिकार है? बैंगनी कार्ड देखकर उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। जल्दी से सिर हिलाते हुए उसने कहा, स्वागत है मेरे महाराज। स्वागत। यदि मैंने पहले अपने कार्यों से आपको ठेस पहुंचाई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे दूसरी मंजिल पर आपका स्वागत करने की इजाजत दीजिए। दूसरी मंजिल पर रुद्र ने बाकी सब कुछ अनदेखा कर दिया और बस कमरे के बीचों बीच रखे एक विशालकाय लट्ठे को देखता रहा। ये पूरी चीज गहरे लाल रंग की थी और इसमें सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। 1/3 मीटर व्यास और 1 मीटर ऊंचाई वाला लकड़ी का ये टुकड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कभी ये किसी पेड़ का तना हुआ करता था। पेड़ के तने पर अजीब तरह के दानों का पैटर्न बना हुआ था, जिस कारण उस पर एक ड्रैगन और फीनिक्स की आकृति सजीव तरीके से उकेरी गई थी। लकड़ी पर ड्रैगन और फीनिक्स के पैटर्न को देखकर रुद्र की आंखों में चमक आ गई। वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि इस पैटर्न में दुनिया का सार निहित था, जिसे समझना विशेष रूप से कठिन था तथा जिसकी प्रकृति अत्यंत गहन थी। ये लगभग सेंट टियर बैटल स्किल के समान था और ऐसा लगता था कि दुनिया का हर हिस्सा इसके रहस्यों में समाया हुआ है। महाराज, मैं आपका हमारे 1000 हाथ वाले कार्यशाला में स्वागत करता हूं, जहां हम बेहतरीन मूर्तियां और नक्काशी प्रदर्शित करते हैं। क्या मेरे प्रभु को कोई ऐसी चीज दिलचस्प लगी है? एक बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए उनके पास आया और मित्रतापूर्ण तरीके से बात करने लगा। असमंजस में घिरे क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए राजीव केवल रुद्र से पूछ सका, रुद्र, तुम ऐसी जगह पर क्या कर रहे हो? यहाँ की मूर्तियां देखने में अच्छी लग सकती हैं, लेकिन आपको इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है ना? राजीव के प्रश्न को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए रुद्र धीरे धीरे गहरे लाल रंग के लकड़ी के लट्ठे के पास गया और ड्रैगन और फीनिक्स की नक्काशी को घूरने लगा। दुकानदार, आपको ये लकड़ी का टुकड़ा कहाँ से मिला? बूढ़ा आदमी हंसा, मेरे मालिक की आंखें कैसी हैं? लकड़ी का ये जादुई टुकड़ा हमारी 1000 हाथ वाली कार्यशाला का खजाना है। ऐसी अफवाह है कि इसे फीनिक्स महाद्वीप के जंगली क्षेत्रों में से एक यानफायर सागर से लाया गया था। यहीं पर लकड़ी के इस टुकड़े को सबसे प्रबल ज्वाला की तपिश झेलनी पड़ी और वह इस्पात की तरह कठोर हो गया।
आग उसे जला नहीं सकती और इस्पात उसे तोड़ नहीं सकता। ये सचमुच खजानों में एक खजाना है। आप कितना बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। महाद्वीप के किसी जंगली क्षेत्र से लाई गई वस्तु वास्तव में बहुत मांग वाली वस्तु होगी, लेकिन क्या वह वस्तु सचमुच द्वितीय श्रेणी के शहर में पहुंच जाएगी? क्या आप हमें 3 साल के बच्चे समझते हैं जिन्हें धमकाना आसान है? राजीव ने नाक भान सिकोड़ी। हाँ, ये घटिया बुरा आदमी जानता है कि मेरे स्वामी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। भले ही आप मेरी बात पर विश्वास करें या नहीं, लेकिन जादुई लकड़ी का ये टुकड़ा सचमुच एक खजाने के समान मूल्यवान है। इसे बदला नहीं जा सकता। बुजुर्ग व्यक्ति बिना अपमानित हुए हंस पड़ा। रुद्र की आंखें धीरे धीरे लकड़ी के टुकड़े से हट गईं और वह अपने भीतर उमड़ती भावनाओं को रोकने की कोशिश करने लगा। शांत स्वर में उसने पूछा, इस लकड़ी का मूल्य कितना है? अपनी कीमत बताओ। ये देखकर कि रुद्र की दिलचस्पी है, दुकानदार की आंखें चमक उठीं। जल्दी से उसने कहा, मेरे स्वामी की आंखें कैसी हैं? ये बुरा आदमी ऐसी आंखों की बहुत प्रशंसा करता है। चूंकि यह लकड़ी काफी अप्राकृतिक है और साथ ही इस स्टोव का बहुमूल्य रत्न भी है, इसलिए इसकी कीमत काफी अधिक होगी। दुकानदार ने कीमत तो नहीं बताई, बल्कि 3 उंगलियां ऊपर उठा दी। राजीव ने आंखें फैलाकर कहा, मुझे मत बताओ कि तुम इसे 300 बैंगनी सिक्कों में बेच रहे हो। लकड़ी के एक टुकड़े के लिए यह बहुत बड़ी कीमत है। दुकानदार ने अपना सिर हिलाया। महाराज, यदि आप लकड़ी के इस टुकड़े पर नजर डालें, तो आप पाएंगे कि इस पर प्राकृतिक रूप से बना पैटर्न मनुष्य की पहुंच से बाहर है। अकेले 300 बैंगनी सिक्कों की कीमत इसे खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो क्या आप इसे 3000 बैंगनी सिक्कों में बेच रहे हैं? राघव ने चेहरे पर अविश्वास का भाव लिए हुए कहा। दुकानदार ने अपना सिर हिलाया। गलत, 30,000 बैंगनी सिक्के। क्या 30,000 बैंगनी सिक्के? राजीव चिल्लाया। इतनी बड़ी कीमत सुनकर वह आश्चर्य से उछल पड़ा। वह जोर से गाली देते हुए बोला, तुम तो मुझसे मेरे पैसे भी लूट सकते हो। एक लकड़ी के टुकड़े की कीमत 30,000 बैंगनी सिक्के। 300 बैंगनी सिक्के पहले से ही मेरी खर्च करने की क्षमता से परे थे। लेकिन ये कीमत, इसे कौन खरीदेगा? रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर ये लकड़ी का टुकड़ा सचमुच उस कीमत का है, तो दुकानदार, मैं इसे खरीदना चाहूंगा। जियांग के मुंह से रुद्र को पता चला था कि यह ड्रेकोनिक्स लकड़ी अजुलित तलवारें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों में से एक थी। इस तरह की सामग्रियां प्रकृति में अत्यंत दुर्लभ थीं और अन्य सभी चीजों से अधिक अमूल्य थीं। 30,000 बैंगनी सिक्कों के लिए ऐसी चीज मिलना रुद्र के लिए एक स्वादिष्ट सौदा था। चाहे वह 30,000, 3 लाख या 3 मिलियन बैंगनी सिक्के हों, रुद्र बिना किसी हिचकिचाहट के इसे खरीद लेंगे। जैसे ही उसे पता चलता कि कोई वस्तु अजूलित तलवार बनाने की सामग्री है, वह उसे खरीद लेता। ये जानकर कि रुद्र लकड़ी का टुकड़ा खरीदने के लिए 30,000 बैंगनी सिक्के देने को तैयार है, दुकानदार अचंभित रह गया। रजतपुर शहर में बहुत कम लोग ऐसी चीज के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च कर सकते हैं। जो लोग इतनी बड़ी रकम खर्च कर सकते हैं, वे कभी भी लकड़ी का ऐसा टुकड़ा खरीदने में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो उनके घरों में केवल सजावट के सामान के रूप में काम आएगा। कम से कम, लकड़ी का ये टुकड़ा कई वर्षों से दुकान में पड़ा था और इसने उतने ही लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि, जब उन्होंने कीमत सुनी तो हर एक व्यक्ति डर गया और पीछे हट गया। 30,000 बैंगनी सिक्के किसी भी दृष्टि से छोटी रकम नहीं थी। इस तरह की राशि एक पूरे कबीले की स्थिति के साथ साथ उनकी शक्ति को भी बहुत अधिक बढ़ा सकती है। लकड़ी के एक बेकार टुकड़े के लिए इतनी बड़ी धनराशि खर्च करना उन कुलों के लिए किसी काम का नहीं था। अविश्वास में, दुकानदार ने रुद्र को देखा और फिर कांपती हुई आवाज में पूछा, महाराज, क्या आप सचमुच लकड़ी का ये टुकड़ा खरीदना चाहते हैं? इसकी कीमत 30,000 बैंगनी सिक्के हैं। दुकानदार को डर था कि कहीं रुद्र ने गलत तो नहीं सुन लिया, इसलिए उसने कीमत पर फिर से जोर दिया। अपने स्पेस रिंग से एक बैंगनी कार्ड निकालते हुए रुद्र ने कहा, यह मेरा भुगतान है। ये लो, अब से ये लकड़ी का टुकड़ा मेरा है। दुकानदार की आंखें उस स्पेस रिंग पर टिकी रहीं, जिसका उपयोग रुद्र ने बैंगनी कार्ड निकालने के लिए किया था, और वह चौंक गया। स्पेस रिंग! वह सदमे में चिल्लाया। जिस प्रकाश से उसने रुद्र को देखा वह पहले से बिल्कुल अलग था। स्पेस रिंग एक अत्यंत कीमती भंडारण वस्तु थी जो स्पेस बैल से कहीं बेहतर थी, तथा यह उससे कहीं अधिक दुर्लभ भी थी। केवल सबसे मजबूत और सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही इस तरह का आभूषण पहनने का अधिकार होगा। कम से कम राजतपुर शहर में तो मात्र 4 लोग ही स्पेस रिंग पहन पाए। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली था। पहला राजतपुर शहर का स्वामी था और अन्य 3 अपने अपने कुलों के स्वामी थे। इससे पहले दुकानदार ने रुद्र को शहर का एक युवा स्वामी समझा था जिसके पास बहुत सारा धन है। जब उसने रुद्र की उंगली पर स्पेस रिंग देखी तो वह विचार खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। इस घंटियों की आवाज से दुकानदार को अंदाजा हो गया कि यह वह युवक नहीं है जिसे उसने पहले कभी देखा था। इस युवा की पहचान उसकी कल्पना से कहीं परे थी।
बैंगनी कार्ड की तुलना में स्पेस रिंग किसी की पहचान स्थापित करने का कहीं अधिक विश्वसनीय तरीका था। जिस व्यक्ति के पास स्पेस रिंग होती थी उसे तुच्छ नहीं समझा जा सकता था। एक ही क्षण में दुकानदार का इन ग्राहकों के प्रति व्यवहार अत्यंत सम्मानजनक हो गया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और ग्राहक से बात करते समय उनका चेहरा एक आदर्श दुकानदार के चेहरे जैसा दिख रहा था। 30,000 बैंगनी सिक्के तुरंत दुकान में बेच दिए गए। कार्ड रुद्र को वापस देते हुए बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय स्वामी, यह आपका कार्ड है। ये लकड़ी का टुकड़ा अब तुम्हारा है। बैंगनी कार्ड को बिना किसी भावना के प्राप्त करते हुए रुद्र ने लकड़ी का ब्लॉक लिया और कार्ड के साथ उसे अपने स्पेस रिंग में रख दिया। रुद्र, तुमने सचमुच 30,000 बैंगनी सिक्कों में लकड़ी का एक टुकड़ा खरीदा है। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राघव आश्चर्य से उसकी ओर देखता रहा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल अब टूटने ही वाला है। 30,000 बैंगनी सिक्के बहुत बड़ी धनराशि थी और रुद्र ने इसका उपयोग लकड़ी का एक टुकड़ा खरीदने के लिए किया था। ड्रेकोनिक्स लकड़ी के हाथ में आने से अज़ूलेट तलवारों के लिए उसके पास जो सामग्री थी उसमें एक और वृद्धि हो गई थी। ये जानकर कि वह तलवारों के एक कदम करीब आ गया है, रुद्र बहुत प्रसन्न हुआ। लकड़ी का ये टुकड़ा ऐसी चीज है जिसकी मुझे बहुत जरूरत है। मेरे लिए इसका मूल्य आपकी कल्पना से परे है। वे मुस्करा उठे। रुद्र ने इस तथ्य को छिपाने की जहमत नहीं उठाई कि ड्रेकोनिक्स की लकड़ी असाधारण थी, क्योंकि वह उसके हाथों में पूरी तरह सुरक्षित थी। अब उस पर नजर रखने वाले किसी भी व्यक्ति को डरने की कोई जरूरत नहीं थी। आदरणीय महाराज, ये बूढ़ा व्यक्ति जानता है कि आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं और आप इस लकड़ी के टुकड़े के पीछे का इतिहास भी जानते हैं। अब मैं इसकी प्रकृति के बारे में काफी उत्सुक हूँ। क्या मेरे स्वामी के लिए इस बूढ़े व्यक्ति को इसके उपयोग के बारे में एक दो बातें समझाना संभव होगा? मैं अपने ज्ञान के क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उस आदमी ने विनती भरे स्वर में पूछा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, दुकानदार, क्या तुमने पहले नहीं बताया था कि यह लकड़ी का टुकड़ा जंगली इलाके से लाया गया है? तो फिर आप पहले से ही जानते हैं। अब और पूछने से क्या फायदा? मैं दुकानदार हकलाया। जब उसने कहा था कि लकड़ी किसी रहस्यमय स्थान से आई है, तो यह एक मनगढ़ंत बात थी जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था। इसका उद्देश्य केवल लकड़ी की रहस्यमयता और कीमत बढ़ाना था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इस विषय में उनसे अधिक जानकार किसी व्यक्ति से मिलेंगे। एक खोखली हंसी के साथ आदमी ने जल्दी से विषय बदल दिया। आदरणीय स्वामी, हमारे 1000 हाथ कार्यशाला में अभी भी कई उत्कृष्ट मूर्तियां हैं। क्यों ना आप घूमकर उनका अवलोकन करें? शायद मेरे स्वामी को कुछ दिलचस्प चीज मिल जाए। गुनगुनाते हुए रुद्र ने नीले और बैंगनी तलवार आत्माओं के साथ संवाद करना शुरू कर दिया। जिंग, किंगसुओ, क्या यहाँ कोई और मूल्यवान चीज है? गुरुजी, केवल ड्रेकोनिक्स लकड़ी ही मूल्यवान है। हम दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि फीनिक्स महाद्वीप में ऐसा होगा। क्या वे इसे यहाँ ला सकते थे? जिंग ने सोचा। अब ये जानकर कि ड्रेकोनिक्स वुड ही यहाँ की एकमात्र मूल्यवान वस्तु थी, रुद्र निराश हुए बिना नहीं रह सका। यहाँ और अधिक समय तक रुकने की सारी प्रेरणा खोकर रुद्र और अन्य लोग दुकान छोड़कर चले गए, जिससे दुकानदार को बहुत निराशा हुई। रुद्र, मुझे पूरा पता है कि तुम बिना कारण इतनी महंगी लकड़ी नहीं खरीदोगे। आखिर इस कृति में ऐसा क्या अलग है? मैं इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही वे दुकान से बाहर निकले, राजीव ने तुरंत अपना प्रश्न पूछ लिया। लकड़ी के इस टुकड़े को ड्रेकोनिक्स वुड कहा जाता है। मैं इसका इतिहास नहीं जानता, लेकिन यह ऐसी वस्तु है जिसका मूल्य अविश्वसनीय है। मेरे लिए यह एक हथियार बनाने के लिए आवश्यक वस्तु है। क्या हथियार बनाओ? राजीव आश्चर्यचकित रह गया। जैसे कुछ स्पष्ट न हो, उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए फिर पूछा, रुद्र, तुमने अभी क्या कहा? हथियार बनाना? अपनी ताकत के साथ? क्या आपको सचमुच हथियार के लिए सामग्री की आवश्यकता है? ये सुनकर आध्या और राघव भी उत्सुकता से रुद्र की ओर देखने लगे। फीनिक्स महाद्वीप पर हथियार बनाना अत्यंत दुर्लभ था। फिलहाल मेरे पास इस प्रश्न का गंभीरतापूर्वक उत्तर देने का कोई तरीका नहीं है। चलो अभी इस पर चर्चा नहीं करते हैं और अपनी सैर जारी रखते हैं, ये देखने के लिए कि क्या हम लिटिल वाइट के लिए कोई दिव्य संसाधन ढूंढ सकते हैं। 3 सबसे मजबूत कबीलों में से एक मेहरा कबीला रजतपुर शहर के दक्षिण में स्थित था। उस समय पूरा स्थान शोर से भरा हुआ था। आलीशान ढंग से सजाए गए कमरों में एक गोरे चेहरे वाला युवक बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा था। उसका पूरा माथा पसीने से भीगा हुआ था और चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। एक सफेद वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति ने धीरे से अपना हाथ युवक से हटा लिया। थकावट के साथ वह आदमी पास में गंभीर रूप से खड़े दूसरे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को घूरता रहा। भगवान मेहरा, आपके दूसरे बेटे के घाव काफी गंभीर हैं। एक दीप्तिमान संत मास्टर के रूप में अपनी क्षमताओं के साथ मैं एक ही प्रयास में उसके घावों को पूरी तरह से ठीक करने में असमर्थ हूँ। मुझे कई प्रयास करने होंगे। ये गंभीर चेहरे वाला व्यक्ति वास्तव में मेहरा कबीले का मुखिया था।
आदमी ने अपना सिर हिलाया। आदरणीय मास्टर झाके, कृपया आराम करें। झाके के चले जाने के बाद वह आदमी बिस्तर की ओर बढ़ा और गंभीर स्वर में पूछा, जियानर, ये तुम्हारे साथ किसने किया? पिताजी, आपको मेरा बदला लेना ही होगा। युवक ने आग में घी डालने की तरह और भी अधिक विवरण के साथ घटी घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया और उसने सारा दोष रुद्र पर मर दिया। अपने बेटे की बात सुनकर मेहरा वंश के मुखिया ने आंखें सिकोड़कर आह भरी। हेवनली रजतपुर नीलामी में वर्तमान में 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर बेचे जा रहे हैं। इस नीलामी से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। फिलहाल हम इस मुद्दे को तब तक के लिए टाल देते हैं जब तक कि मॉन्स्टर कोर से जुड़ा यह मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता। शहर में इन दिनों कई विशेषज्ञ एकत्र हो गए हैं। बेहतर होगा कि आप अभी चुप रहें और परेशानी से बचें। पिताजी, क्या हम उस कमीने को इतनी आसानी से जाने देंगे? मुझे कई लोगों की आंखों के सामने अपमानित किया गया। अगर हमारा मेहरा परिवार किनारे पर बैठा रहेगा और कुछ नहीं करेगा तो रजतपुर शहर के लोग हमें कैसे देखेंगे? हम किस चेहरे के साथ खुद को शहर के 3 सबसे मजबूत कबीलों में से एक कहलाना जारी रखेंगे? युवक क्रोध में फूट पड़ा। बस काफी है, मैं तैयारी करूंगा, लेकिन अभी इसके लिए सही समय नहीं है। जल्दबाजी में काम करने से पेड़ में नई गांठ ही बनेगी। यहीं रहो और स्वास्थ्य लाभ लेते रहो। इतना कहकर वह आदमी कमरे से बाहर चला गया। शहर के दूसरे हिस्से में एक बड़े प्रांगण में लाल स्कर्ट पहने एक महिला परेशान भाव से खिड़की के पास बैठी थी। कौन जानता था कि स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर इस समय अचानक 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर बेच देगा। इससे कितना हंगामा मचेगा, कितना युद्ध छिड़ जाएगा। यून परिवार के पास इसके लिए समय नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि यह मेरी मां के खून के कर्ज को पूरा करने का एक मौका है। महिला को सराय में घटी घटना याद आ गई। मुझे आश्चर्य है कि वे लोग कौन थे, वह बुदबुदाई। यहाँ तक कि उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था। वे अवश्य ही किसी बड़े कुल के उच्च पदों पर आसीन पुरुष होंगे। यदि वे मेहरा कबीले से नहीं डरते तो उनका कबीला बहुत मजबूत होना चाहिए। जब वह बोल रही थी तो उसकी आंखों में अचानक एक चमक उभरी जो गायब नहीं हुई। काफी देर बाद महिला ने आखिरकार एक और बात फुसफुसाते हुए कही, शायद अगर संभव हो तो मैं यून परिवार को नष्ट करने के लिए उनकी ताकत उधार ले सकती हूँ। रुद्र और अन्य लोग कुछ देर तक शहर में घूमते रहे और अंततः उस सराय में लौट आए जहां वे ठहरे हुए थे। वे आज कई अलग अलग सड़कों और दुकानों पर गए थे। ड्रेकोनिक्स वुड के अलावा उन्हें अपने प्रयासों के फलस्वरूप कुछ भी नहीं मिला। शहर में 500 साल पुराना कोई दिव्य संसाधन भी नहीं पाया जा सका। 1000 साल पुराने संसाधन की तो बात ही छोड़िए। उस रात रुद्र अपने बिस्तर पर ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। हालांकि वह अराजक बल में परिष्कृत करने के लिए राक्षस कोर से ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह विश्व की ऊर्जा को समझने का प्रयास कर रहे थे। इस आदि ऊर्जा को समझना ही वह मार्ग था जिस पर चलकर कोई व्यक्ति संत शासक बन सकता था। इस रास्ते के लिए कोई शॉर्टकट नहीं था। केवल पूर्ण समझ के साथ ही कोई व्यक्ति संसार के रहस्यों को समझने में सक्षम हो सकता है। चून की शावक के पास पचाने के लिए कोई दिव्य संसाधन नहीं था, इसलिए वह इस रात गहरी नींद में नहीं सोया। इसके बजाय वह बिस्तर पर उबे हुए भाव के साथ लौटने लगा। अपनी ऊब दूर करने के प्रयास में उसके तीखे पंजों ने कंबल को फाड़ डाला। शावक ने अचानक खेलना बंद कर दिया। उसकी दोनों आंखें अंधेरे कमरे में 2 मोमबत्तियों की तरह खिड़की की ओर चमकने लगीं। बिना किसी आवाज के खिड़कियां खुलने लगीं और तभी एक आकृति कमरे में घुसी। वह चुपचाप जमीन पर उतरा। रर, उसने असंतोष भरी गर्जना निकाली। मानो छाया में उसकी रुचि खत्म हो गई हो। बाघ फिर से बिस्तर पर लौटने लगा। जिस समय वह आकृति कमरे में दाखिल हुई, रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वह बिस्तर पर बैठा था। क्या कोई परेशानी थी? कोई नहीं, लेकिन बहुत से लोग मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं उन्हें आसानी से दूर भगाने में सफल रहा, लेकिन प्रत्येक प्रयास के कुछ ही समय बाद वे मुझे पुनः ढूंढने में सफल हो जाते। मैं यह मानूंगा कि वे शहर की स्थानीय शक्तियां हैं जिनकी नजर हर जगह है। जब तक मैं अपना चेहरा और शरीर नहीं बदल लेता, मैं उन्हें पूरी तरह से नहीं उतार पाऊंगा। आकृति ने स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया। ये दक्ष था। हाँ, ये स्थिति मेरी उम्मीदों के अनुरूप थी। इस तरह के शहर में क्लास 5 मॉन्स्टर कोर का पाया जाना बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। उनकी नजरों को आकर्षित न करना अजीब होगा। रुद्र ने सोचा। दक्ष, अभी तुम छिप जाओ और उन्हें अपने पास मत आने दो। अपनी ताकत भी मत बताना, नहीं तो मेरी योजना में बाधा पड़ सकती है। मैं समझता हूं, दक्ष ने भावशून्यता से उत्तर दिया। यद्यपि वह इस योजना को लेकर असमंजस में थे, लेकिन उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त नहीं की। आप जा सकते हैं। नीलामी समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें और फिर हमारे साथ बैठक करें, रुद्र ने आदेश दिया। दक्ष ने हल्के से सिर हिलाकर कुछ नहीं कहा और बिना कोई आवाज किए खिड़की के बाहर एक काली छाया में गायब हो गया। अपना हाथ हिलाते हुए रुद्र ने खिड़की के कवर को वापस बंद स्थिति में कर दिया।
ये खबर कि हेवनली रजतपुर नीलामी घर 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर बेच रहा था। रजतपुर शहर में हर घर की छतों पर बारिश की मूसलाधार बारिश की तरह तेजी से फैल गई थी। जैसे ही उन्होंने सुना कि स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर उन्हें बेच रहा है, कई शक्तिशाली परिवारों ने दूर दूर तक रिपोर्ट देने के लिए एक उड़ने वाले जादुई जानवर को भेज दिया था। मात्र 4 घंटे के भीतर 1000 मील की परिधि में रहने वाले सभी लोगों को ये खबर सुनाई दे गई। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर प्रथम श्रेणी के शहरों में अच्छी संख्या में दिखाई दिए, लेकिन उन्हें अभी भी दुर्लभ माना जाता था। अब चूंकि उनमें से 2 लोग एक द्वितीय श्रेणी के शहर में दिखाई दिए थे, इसलिए जिसने भी यह समाचार सुना वह अचंभित रह गया। कुछ ही देर बाद स्थानीय सत्ता का हर एक प्रभारी व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। वे अपने सबसे मजबूत विशेषज्ञों को साथ लेकर राजतपुर शहर की ओर रवाना हुए। नीलामी में अभी समय होने के बावजूद हर कोई जल्द से जल्द वहां पहुंचने के लिए अधीर था। समाचार भेजे जाने के दूसरे दिन ही सैकड़ों की संख्या में अनेक शक्तिशाली व्यक्ति अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर राजतपुर शहर में आ पहुंचे। जब ये लोग राजतपुर शहर में पहुंचे तो शहर के सत्ताधारियों पर काफी दबाव महसूस हुआ। 3 सबसे शक्तिशाली कुलों के नेताओं ने एक सहयोगात्मक शक्ति बनाने के लिए बैठक की थी, जो किसी को भी उन्हें उनके पदों से हटाने की कोशिश करने से हतोत्साहित करेगी। यद्यपि यह बहुत कम संभावना थी कि कुछ दुर्भावनापूर्ण घटना घटेगी, लेकिन इस सहयोग से सभी विदेशी पर्यटकों को यह पता चल जाएगा कि शहर में सबसे ताकतवर लोग कौन हैं, और इससे यह भी पता चल जाएगा कि उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इन लोगों के आगमन के बाद स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर में काफी चहल पहल बढ़ गई। लगभग हर दिन कोई न कोई व्यक्ति क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के बारे में पूछताछ करने आता था। कुछ लोग ये जानने के लिए आए कि क्या ये सच है, जबकि अन्य ये पूछने आए कि आखिर किस व्यक्ति ने उन्हें ये जानकारी दी थी। स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर ने अपने रहस्यों को चाहे जितना भी सुरक्षित रखा हो, इन विदेशी व्यक्तियों की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। काफी मेहनत के बाद वे इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करने में सफल रहे कि इन्हें किसने आपूर्ति किया था। जल्द ही यह जानकारी पूरे शहर में फैल गई। दक्ष ने पाया कि कई लोग उस पर नजर रख रहे हैं। वह रुद्र की तरह आसानी से अपना चेहरा बदलने में सक्षम नहीं था, और एक पृथ्वी संत मास्टर के रूप में अपनी ताकत के साथ भी बहुत सारे मुखबिर थे जो उसे खोजने के लिए शहर के हर कोने की छानबीन कर रहे थे। अपने घमंडी स्वभाव के कारण वह गंदे और सुनसान इलाके में छिपने से कतराता था। न ही वह उन कमजोरों से भागना और छिपना चाहता था जो उसका पीछा कर रहे थे। हालांकि रुद्र ने उसे कोई कठोर कदम न उठाते हुए अपनी पहचान छिपाने को कहा था। अंत में दक्ष के हाथ पैर बांध दिए गए। सबको डराने के अपने कौशल का उपयोग किए बिना वह केवल अस्थायी रूप से ही रजतपुर शहर छोड़ सकता था। दक्ष के शहर से चले जाने की खबर शीघ्र ही चारों ओर फैल गई। जो व्यक्ति पृथ्वी का संत गुरु न हो, वह विशाल बाहरी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तेज दक्ष को पकड़ने की आशा कैसे कर सकता है। इसलिए दक्ष के चले जाने के बाद सभी को यह जानकर निराशा हुई कि अब उनके सुरागों का कोई उपयोग नहीं रहा। इस एहसास से कई नेता नाराज हो गए। रजतपुर शहर के एक बहुत ही आलीशान कमरे में सतरंग तलवार मंडप की कई अधिक आधिकारिक शक्तियां एकत्रित हुई थीं। बिस्तर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति घुटनों के बल बैठा था। वह मंडप का प्रधानाध्यापक था। ये जानते हुए कि राजतपुर शहर में अब 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर के शव की जगह 5वीं श्रेणी के राक्षस कोर की नीलामी हो रही है, उन्होंने इसे देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से यहाँ की यात्रा की थी। नीरज, 2 साल पहले रजतपुर शहर के नीलामी घर में कक्षा 5 के 2 जादुई जानवरों की लाशें मिलीं, और अब 2 साल बाद 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर की नीलामी की जा रही है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे आपूर्तिकर्ता वही व्यक्ति है? प्रधानाध्यापक की नजरें अपने बगल में बैठे आदमी की ओर घूम गईं। नीरज सतरंग तलवार मंडप के उप प्रधानाचार्य थे। यद्यपि उसकी शक्ल सूरत से वह अधेड़ उम्र का आदमी लग रहा था, लेकिन उसकी असली उम्र हेडमास्टर से बहुत ज्यादा अलग नहीं थी। गुनगुनाते हुए नीरज ने कहा, आज का लड़का 2 साल पहले के शिवांश से बहुत अलग दिखता है। हालांकि शिवांश के पास एक रहस्यमयी तकनीक थी जिससे वह अपना चेहरा बदल सकता था। यदि 2 वर्ष पहले किसी ने उसे पाउडर में न डुबोया होता तो हम उसके भेष को देखकर पूरी तरह धोखा खा जाते। मैं तो यही अनुमान लगा सकता हूं कि आज का व्यक्ति वही शिवांश है जो पहले था। मैंने इस मामले के बारे में 2 साल पहले सुना था। शिवांश एक जटिल व्यक्ति है। यदि वह इतने सारे विशेषज्ञों के सामने से भागने में सफल रहा, उसके द्वारा इतने सारे लोगों को मारना उसकी ताकत का प्रमाण है। यहां तक कि मेरे लिए भी वह काम करना कठिन होगा जो उन्होंने किया। प्रधानाध्यापक ने प्रशंसा में आह भरी। नीरज 2 साल पहले की भयावह यादों को याद करने से खुद को रोक नहीं पाए। शिवांश की ताकत वाकई बहुत मजबूत थी। अब 2 वर्ष बीत जाने के साथ ही उन्होंने सुधार में काफी प्रगति कर ली होगी, अन्यथा वह राजतपुर शहर में 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर नहीं बेच रहे होते। अपने आप को सोचते हुए चुप होते हुए प्रधानाध्यापक ने बड़बड़ाते हुए कहा, नीरज, ये शिवांश एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हमारे मंडप को किसी भी कीमत पर अपमानित नहीं करना चाहिए।
अगर संभव हो तो हमें उसे अपने कृपापात्र बना लेना चाहिए। यह आदमी कोई सामान्य आदमी नहीं है। हाँ, प्रधानाध्यापक। अल्पविराम। एक अन्य सराय में कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुष एक आलीशान कमरे में बैठे हुए थे। जो इन क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को बेच रहा है वह वही शिवांश है जो 2 साल पहले बेच रहा था। वाह, उसने हमारे वर्मा वंश के बहुत से विशेषज्ञों को मार डाला और हमारी बहुत सी शक्ति छीन ली। इस बार हमारा वर्मा वंश बिना किसी क्षमा के अपनी असली ताकत दिखाएगा। न केवल हम क्लास 5 मॉन्स्टर कोर प्राप्त करेंगे बल्कि हम उसके शरीर से वह खून भी निकाल लेंगे जो उसने हम पर बहाया है। एक अधेड़ उम्र का आदमी क्रोध से आग बबूला हो उठा क्योंकि उसकी आंखों में उसके शत्रुतापूर्ण इरादे झलक रहे थे। नीलामी घर से कुछ ही दूरी पर काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति पास की सराय की छत पर खड़े होकर ठंडी मुस्कान बिखेर रहा था। उन्होंने खुद पर हंसते हुए कहा, शिवांश, ओ शिवांश, आप में कितनी जीवंतता है। 2 साल पहले आप एक अथाह खाई में गिर गए थे, फिर भी आप बच गए। अब जब तुम एक बार फिर प्रकट हुए हो तो मैं तुम्हें पिछली बार की तरह फिर से भागने नहीं दूंगा। भले ही तुम 2 साल पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए हो, फिर भी तुम आंखों और मेरे मुकाबले में नहीं होगे। उस युद्ध कौशल के लिए तुमसे लड़ने के कारण ही मैंने मिश्रा वंश से आंखों को मेरी मदद करने के लिए भर्ती किया है। अगले दिन राजतपुर शहर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर की खबर भी दूर दूर तक फैल गई। पहले केवल 1000 मील के दायरे में रहने वाले लोग ही इसके बारे में सुनते थे, लेकिन अब 1000 मील से अधिक दूर रहने वाले लोगों ने भी इसके बारे में सुना है। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के शहरों से भी कुछ परिवार मिलने आए थे। ये वास्तव में राजतपुर शहर में ड्रैगन का जमावड़ा था। इस स्थिति के कारण पूरे शहर में हंगामा नहीं हुआ। इसके बजाय वे अपनी जीवन शैली से काफी संयमित थे। चाहे उन्होंने इसे छिपाने की कितनी भी कोशिश की, शहर के लोगों ने उन पर भारी दबाव महसूस किया। यहाँ तक कि अमीर कुलों के भाड़े के सैनिकों और युवा स्वामियों ने भी अपने अहंकार को कम कर दिया था। यहाँ तक कि उन्हें भी यह एहसास हो गया कि कोई भी व्यक्ति कभी भी इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सकता कि उसकी मुलाकात किसी नागरिक से होगी या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे वह अपमानित नहीं कर सकता। आखिरकार महान शक्तिशाली लोगों को इसे जनता के सामने प्रकट करने की आवश्यकता नहीं थी। 7 दिन जल्दी ही बीत गए। अब वह दिन आ गया था जब हेवनली रजतपुर नीलामी घर अपनी नीलामी शुरू करने वाला था। शहर के सभी लोग नीलामी घर के सामने एकत्र हुए। उनके एकत्रीकरण से स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर को अभूतपूर्व संख्या में अविश्वसनीय विशेषज्ञों को देखने का अवसर मिला, जो उनके इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। इन 7 दिनों में रुद्र और उसके समूह का जीवन अपेक्षाकृत अच्छा रहा। मेहरा वंश के लोग शहर के आंतरिक मामलों में व्यस्त थे, इसलिए रुद्र और अन्य लोग बिना किसी परेशानी के सुरक्षित रूप से शहर में घूम सकते थे। नीलामी घर के खुले द्वार से अंदर जाने से पहले ही बहुत से लोग द्वार के बाहर एकत्र हो गए थे। रुद्र और अन्य लोग वहां प्रवेश नहीं कर सके। उन्होंने सम्मानित अतिथियों के लिए प्रवेश द्वार लिया। इन कमरों के लिए रुद्र ने पहले ही अच्छी खासी रकम चुका दी थी। एक सुसज्जित कमरे में ऊबकर बैठे रुद्र को नीलामी औपचारिक रूप से शुरू होने से पहले 2 घंटे और इंतजार करना पड़ा। यह नीलामी हेवनली रजतपुर नीलामी घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने मैनेजर मिस अदिति को पूरे समारोह की जिम्मेदारी सौंपी। जब अदिति मंच पर पहुंची तो वह एक महंगी मेज के पीछे खड़ी थी, जहां एक मुट्ठी भर पत्थर रखा हुआ था। सभी प्रकार के रंग बिखेरता हुआ ये क्लास 5 मॉन्स्टर कोर जहां भी रखा जाता था वहां चमक उठता था। अदिति के ठीक बगल में एक ठंडे चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर के विशाल हॉल में 10,000 से अधिक लोग जमा थे। 2 वर्ग 5 राक्षस कोर की नीलामी की खबर ने पहले नीलाम किए गए 2 वर्ग 5 जादुई जानवरों के शवों की तुलना में कहीं अधिक लोगों को आकर्षित किया था। इस बार नीलामी घर ने कोई सेवा शुल्क नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने केवल प्रवेश शुल्क मांगा। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नीलामी के इतिहास में उन्होंने पहले कभी इतना पैसा या प्रसिद्धि नहीं अर्जित की थी। 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर बेचना एक ऐसी चीज थी जिसे प्रथम श्रेणी के शहर भी शायद ही कभी बेच पाते, लेकिन हेवनली रजतपुर नीलामी ने आखिरकार ऐसा कर दिखाया। हालांकि वे सीतापुर राज्य में नंबर 1 नीलामी घर बनने से अभी भी बहुत दूर हैं, लेकिन अब वे पहले से कई गुना बेहतर होंगे। 10,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति के कारण वहां एक भी स्थान खाली नहीं बचा था। जहां तक नजर जाती केवल सिरों का समुद्र ही नजर आता। इस समय पूरा नीलामी घर शांत था और हर कोई उस मंच की ओर टकटकी लगाए देख रहा था जहां क्लास 5 मॉन्स्टर कोर प्रदर्शित किए जाने थे। अत्यंत मूल्यवान श्रेणी 5 मॉन्स्टर कोर ऐसी चीज थी जिसे केवल शक्तिशाली लोग ही छू सकते थे। सामान्य वर्ग के लोगों को उन पर कभी भी कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि चूंकि यह पहली बार था कि कोई भी रजतपुर शहर में दिखाई दिया था, इसलिए जिन लोगों ने पहले कभी क्लास 5 मॉन्स्टर कोर नहीं देखा था वे बहुत उत्सुक थे और इसे देखने की गहरी इच्छा रखते थे।
हालांकि सभी ने नीलामी घर में प्रवेश करने के लिए महंगा प्रवेश शुल्क चुकाया था, लेकिन हर कोई क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के लिए बोली लगाने के लिए वहां नहीं था। उनमें से अधिकांश लोग केवल इसके मूल को देखना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह बहुत दुर्लभ है। बिना मजबूत समर्थन के उनमें से कोई भी राक्षस कोर पर दावा करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। अन्यथा यदि उन्होंने ऐसा किया भी तो उनमें इसकी रक्षा करने की ताकत नहीं होगी। जब मुख्य मेजबान अदिति ने देखा कि सभी की निगाहें उस पर टिकी हैं, तो वह मुस्कुराई। मैं हेवनली रजतपुर ऑक्शन हाउस की मैनेजर हूं अदिति। आज मैं पूरे नीलामी घर की ओर से बोल रही हूं जब मैं हमारे ऑपरेशन के इतिहास में अभूतपूर्व भागीदारी के लिए सभी का स्वागत करती हूं। परिचयात्मक भाषण देने के बाद अदिति की नजरें उसके बगल में खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर मुड़ गईं। कृपया मुझे इस अतिथि का परिचय देने की अनुमति दें। हमारे हेवनली रजतपुर नीलामी घर ने यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती है कि कोई भी इसे चुराने की हिम्मत न कर सके, क्योंकि क्लास 5 मॉन्स्टर कोर का मूल्य बहुत अधिक है। इसलिए गिरिनगर शहर के नगर स्वामी से अनुरोध करके हम एक पृथ्वी संत मास्टर को उनकी रक्षा के लिए आमंत्रित करने में सक्षम हुए। ये पृथ्वी संत मास्टर अतिथि आदरणीय श्री अर्जुन हैं। अदिति के इस अगले भाग का उल्लेख केवल इसलिए किया गया था ताकि वह किसी को भी इसे चुराने की कोशिश करने से हतोत्साहित कर सके जब तक कि यह उनके पास है। जब उन्होंने सुना कि अदिति के बगल में बैठा व्यक्ति एक पृथ्वी संत मास्टर है, तो सभी लोग प्रशंसा और ईर्ष्या की नजरों से उसकी ओर देखने लगे। राजतपुर शहर में पृथ्वी संत मास्टर्स बहुत कम थे। अभी तक केवल नगर स्वामी और 3 प्रमुख कुलों के नेता ही पृथ्वी संत मास्टर थे। सब कुछ स्पष्ट हो जाने के बाद अदिति ने सीधे मुद्दे पर आने का निर्णय किया। गला साफ करते हुए उसने कहा, ठीक है, इससे अब किसी का कीमती समय बर्बाद नहीं होगा। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर की नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। हमारा पहला कोर 10,000 बैंगनी सिक्कों की कीमत पर निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक बोली इसे 1,000 बैंगनी सिक्कों से आगे बढ़ाएगी। अदिति के बोलने के बाद कोई और बोल पाता, इससे पहले ही वीआईपी कमरों में से एक बुजुर्ग की आवाज गूंजी। मेरा मिश्रा वंश 1100 बैंगनी सिक्कों की बोली लगाता है। मेरे मिश्रा कबीले को केवल इस एक राक्षस कोर की आवश्यकता है और एक के बाद हम इस नीलामी में भाग नहीं लेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ मौजूद हर कोई मेरे मिश्रा वंश को कुछ सम्मान देगा। बूढ़े आदमी की बात खत्म होते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। सभी लोगों ने भौहें सिकोड़कर उस वीआईपी बूथ की ओर देखा जहां से यह आवाज आई थी। जो लोग बोली लगाने ही वाले थे उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया और असहाय भाव से कंधे उचका दिए। अदिति की भी भौहें सिकुड़ गईं और उसने उस बूथ की ओर तिरछी नजर से देखा जहां मिश्रा परिवार का आदमी खड़ा था। महाद्वीप पर क्लास 5 मॉन्स्टर कोर का मूल्य निर्धारण करना आसान बात नहीं थी और मिश्रा कबीला ऐसा कबीला नहीं था जिसके साथ कोई भी आसानी से मूल्य युद्ध शुरू करने का साहस कर सके। केवल 1100 बैंगनी सिक्कों के लिए क्लास 5 मॉन्स्टर कोर खरीदना वास्तव में एक अपमानजनक विचार था और अदिति कोर के लिए इतनी कम कीमत देखकर क्रोधित थी। एक अन्य बूथ पर एक युवक आक्रोशित स्वर में बोला, यह मिश्रा परिवार जिस तरह से काम करता है वह बहुत ज्यादा है। केवल 11,000 में क्लास 5 मॉन्स्टर कोर। वाह, वह कबीला कितना कुलीन परिवार है अगर वे इतनी बड़ी रकम की पेशकश कर रहे हैं। युवक के बगल में बैठे अधेड़ व्यक्ति ने जवाब दिया, मिश्रा वंश कम चर्चा में रहता है लेकिन उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। कोई भी परिवार उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा और मिश्रा कबीले द्वारा अब ये कीमत दिए जाने के साथ ऐसा लगता है कि यह इतिहास में सबसे कम कीमत वाला क्लास 5 मॉन्स्टर कोर होगा। मिश्रा कबीले के लिए यह बहुत बड़ी बात है। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर की कीमत सामान्यतः किसी भी अन्य शहर में कम से कम 1 लाख बैंगनी सिक्के के बराबर होगी। एक अन्य बूथ पर अलग अलग आयु के 1 दर्जन पुरुष एकत्रित थे। अगर राजतपुर शहर से परिचित कोई भी व्यक्ति इस कमरे के लोगों को देख ले तो आश्चर्य से उसके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजतपुर शहर की सबसे शक्तिशाली 4 शक्तियों का प्रतिनिधि था, विशेष रूप से शहर की सरकार और 3 कुलों का। कक्षा 5 के राक्षस कोर में से एक को प्राप्त करने के लिए उन चारों ने मिलकर कुछ समय के लिए सेना बना ली थी। शहर के राजा के हाथ में रखा वह महंगा चाय का कप जब उसके हाथ से टूट गया तो वह लगभग धूल और चाय में तब्दील हो गया। गहरी गड़गड़ाहट के साथ उन्होंने कहा, यह मिश्रा कबीला दुस्साहसी है अगर उन्हें लगता है कि वे इतने कम दाम में क्लास 5 मॉन्स्टर कोर खरीद सकते हैं। हमारे रजतपुर शहर ने इस बार हमारे आसपास के क्षेत्र की कई शक्तिशाली शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के शहरों के लोगों ने भी इसमें भाग लेने का निर्णय लिया है। मैं यह मानता हूं कि मिश्रा वंश उन शक्तियों में से एक है। यदि मिश्रा कबीला वर्ग 5 राक्षस कोर पर एकाधिकार करना चाहता है तो मेरा मानना है कि इसे प्राप्त करने की हमारी संभावना पिछली बार की तरह वर्ग 5 जादुई जानवर की लाश खरीदने जितनी आसान नहीं होगी। मेहरा वंश का मुखिया बोला, सही, मिश्रा वंश एक ऐसा वंश है जिससे हमें हर कीमत पर डरना चाहिए। यहाँ तक कि सीतापुर राज्य भी मिश्र वंश से बहुत ऊपर नहीं है, उन्हें भी मिश्रा वंश से डरना होगा। अल्पविराम।
4 आदमी एक अन्य वीआईपी बूथ में बैठे थे। वहां लगभग 10 वर्ष की आयु का एक बच्चा, 2 अधेड़ आयु के पुरुष और एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति था। दादाजी, ये मिश्रा गोत्र कुछ ज्यादा नहीं है क्या? मानो क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को केवल 1100 बैंगनी सिक्कों में खरीदा जा सकता है। हम उन्हें इसे खरीदने नहीं दे सकते। बच्चे ने बहुत असंतुष्ट चेहरे से बात की थी। हल्की सी मुस्कान देकर बुजुर्ग ने समझाया, बच्चे, मिश्रा वंश ऐसा वंश नहीं है जिसे हम अपमानित कर सकें। वे ताकत के मामले में आपकी कल्पना से परे हैं। इस कबीले का संस्थापक आज भी जीवित है और उसकी शक्ति छठे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर के समान है। उसे स्वर्ग संत मास्टर बनने के लिए केवल एक ही कदम की आवश्यकता है, इसलिए सफलता मिलने में उसे लगभग 100 वर्ष और लगेंगे। वह अगले क्षेत्र में कदम रखेगा। चौंककर बालक ने उत्तर दिया, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि मिश्र वंश शीघ्र ही सीतापुर साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक बन जाएगा? सही। हालांकि मिश्रा कबीला राज्य में सबसे मजबूत कबीलों में से एक बनेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका संस्थापक स्वर्ग संत मास्टर बन पाता है या नहीं। नीलामी घर में किसी को भी, अर्थात वीआईपी बूथों में मौजूद किसी भी व्यक्ति को मिश्रा परिवार की बोली से अधिक कीमत बढ़ाने में रुचि नहीं थी। यहां तक कि दूर दूर से आए हुए गुटों की भी मिश्रा वंश को नाराज करने की कोई इच्छा नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक इंतजार करने के बाद अदिति को अपने अंदर एक उदास आह महसूस हुई, खासकर जब उसने देखा कि कोई और खरीदार नहीं है। ऐसा लगता है कि यह इतिहास का सबसे सस्ता क्लास 5 मॉन्स्टर कोर होगा, उसने मन ही मन सोचा। अपने नकारात्मक विचारों को दूर करते हुए अदिति ने ऊंची आवाज में कहा, मिश्रा वंश ने 1100 बैंगनी सिक्कों की बोली लगाई है, क्या कोई और लेने वाला है? 1100 बैंगनी सिक्के एक बार जा रहे हैं। रुद्र, राजीव और आद्या सभी अपनी कुर्सियों पर आराम से आपस में बातें कर रहे थे। केवल राघव ही अपने बूथ के बाहर के तमाशे को देख रहा था, क्योंकि यह पहली बार था जब वह नीलामी में गया था। उत्तेजना में उसका पूरा शरीर खिड़की को तोड़कर बाहर निकलने की धमकी दे रहा था। वीआईपी बूथों की खिड़कियां विशेष रूप से इस प्रकार बनाई गई थीं कि बूथों के अंदर बैठे लोग बिना किसी परेशानी के बाहर देख सकें, जबकि बाहर बैठे लोग यह नहीं देख सकें कि बूथों के अंदर क्या हो रहा है। वाह, क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के लिए 1100 बैंगनी सिक्के। यह मिश्रा परिवार अपने पैसे के साथ बहुत मितव्ययी है। रुद्र ने अपनी सीट से एक छोटी सी खर्राट भरी। रुद्र के ठीक बगल में बैठी आद्या उसकी बातें सुनने के बाद उससे बात करने के लिए मुड़ी। हम निश्चित रूप से मिश्रा परिवार को ऐसा करने नहीं दे सकते। अगर वे सचमुच 1100 बैंगनी सिक्कों के लिए इस राक्षस कोर को खरीदते हैं, तो हम अपने नुकसान के साथ भूख से मर जाएंगे। ये तो स्वाभाविक है। मैं इन 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को बेचने के लिए नहीं लाया था। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। रुद्र हंसा। 1100 बैंगनी सिक्का 2 बार जा रहा है। अदिति की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। पहले की तरह मिश्रा वंश के प्रस्ताव पर किसी ने भी कोई दूसरी कली देने की बात नहीं कही। मिश्रा परिवार के बूथ के अंदर 3 आदमी बैठे थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी और 2 बुजुर्ग। ऐसा लगता है कि यदि हम क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को इतनी कम कीमत पर खरीद लें तो हमारा मिश्रा कबीला काफी लाभ उठा लेगा। जयराज, तुम सचमुच मुझसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हो। एक बुजुर्ग प्रसन्न होकर हंसने लगा। इस बुजुर्ग के ठीक बगल में बैठा दूसरा व्यक्ति भी हंसा। ये सचमुच बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा लाभ है। नीलामी समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें, इससे भी अच्छा आश्चर्य हमारा इंतजार कर रहा होगा। क्या आश्चर्य है? अब भी आप ये बताने से इनकार कर रहे हैं कि यह क्या है? बुजुर्ग ने प्रसन्न होकर पूछा। जयराज ने बुजुर्ग की ओर गुप्त मुस्कान दी। अभी यह रहस्य है, थोड़ी देर में समझ जाओगे। रहने भी दो। यदि आप इसके बारे में नहीं बोलेंगे तो मैं आगे कुछ नहीं पूछूंगा। लेकिन ये क्लास 5 मॉन्स्टर कोर हमारे जितना ही अच्छा है। हमारा मिश्रा वंश भले ही कम चर्चित हो, फिर भी हम एक ऐसी ताकत हैं जिसके खिलाफ सीतापुर साम्राज्य में कोई भी जाने की कोशिश नहीं करेगा। बड़े ने उत्तर दिया। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, अचानक दूसरे बूथ से एक आवाज सुनाई दी। मैं 20,000 बैंगनी सिक्के पेश करता हूं। न केवल बुजुर्ग स्तब्ध थे, बल्कि जयराज भी स्तब्ध हो गए थे। इस अचानक नई बोली से पूरा नीलामी घर चिंतित हो गया। मिश्रा परिवार द्वारा आश्चर्यजनक रूप से कम बोली लगाए जाने के बाद कोई भी छोटी सी आहट भी सुनाई नहीं दी। सभी को पता था कि मिश्रा वंश कितना शक्तिशाली है, इसलिए कोई भी उनकी कीमत के खिलाफ बोली लगाने को तैयार नहीं था। जब किसी ने मिश्रा वंश से अधिक की पेशकश की थी, तो इसका मूलतः अर्थ था कि उन्होंने मिश्रा वंश को कोई महत्व नहीं दिया। ऐसे दुस्साहसी व्यक्ति का मूलतः यही अर्थ था कि उन्हें मिश्रा वंश की ताकत का डर नहीं था। इस नई कीमत को लेकर नीलामी घर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। इस नए वक्ता ने यह नहीं बताया कि वह किस परिवार या शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए किसी को भी ये पता नहीं था कि यह व्यक्ति कहां से है या कौन सा परिवार इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह मिश्रा वंश के प्रति इस प्रकार का व्यवहार कर सके। यहां तक कि अन्य वीआईपी बूथों में बैठे लोग भी आश्चर्य और जिज्ञासा से उस व्यक्ति को देख रहे थे जिसने यह बात कही थी।
सीतापुर साम्राज्य में मिश्रा वंश को सबसे शक्तिशाली वंशों में से एक माना जाता था तथा केवल कुछ ही लोग उनके विरुद्ध जाने का साहस कर पाते थे। उनमें से हर कोई इस रहस्यमय व्यक्ति की पहचान जानने के लिए उत्सुक था जो मिश्रा वंश के खिलाफ जाएगा। उत्तर जानने की बहुत इच्छा हुई। मिश्रा परिवार के बूथ के अंदर जयराज और दूसरा आदमी काफी नाराज दिख रहे थे। आखिर यह कौन व्यक्ति है जो हमारे मिश्रा वंश का विरोध करने की हिम्मत करेगा? बुजुर्ग ने दुखी मन से गुर्राहट के साथ पूछा। मूलतः वह क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के लिए इतनी कम कीमत चुकाने में बहुत खुश थे। उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि वास्तव में कोई और भी होगा जो हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा। जयराज तुरंत ही एक लापरवाह मुस्कान के साथ शांत हो गया। तुम चिंता मत करो। 11,000 बैंगनी सिक्कों के लिए क्लास 5 मॉन्स्टर कोर खरीदने से हर किसी के दिल में काफी अशांति महसूस होगी। शायद ये लोग बस यही चाहते हैं कि हमारा मिश्रा वंश थोड़ा और पैसा दे दे। ये सुनकर अंक्स नामक बुजुर्ग को इसके पीछे का कारण समझ में आ गया। खोखली मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, ठीक है, 11,000 बैंगनी सिक्के एक वर्ग 5 राक्षस कोर के लिए बहुत कम कीमत है। यदि किसी प्रथम श्रेणी के शहर में इसे बेचा जाए तो मुझे डर है कि इसकी कीमत 100 या 2 लाख बैंगनी सिक्कों से कम नहीं होगी। यदि हम वास्तव में इतनी कम कीमत पर कोई खरीद लें तो जिन लोगों ने इतनी बड़ी राशि निवेश की है वे गुस्से से उबल पड़ेंगे। भूल जाओ, हमारे कबीले के पास पैसे की कमी नहीं है। तो फिर हम बात को और मधुर क्यों ना बना लें? ऐसा कहकर अंक्स ने एक पल सोचा और फिर और भी बड़ी कीमत बता दी। 50,000 बैंगनी सिक्के। दूसरा बोलीदाता जो भी था, अदिति को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसने बोली बढ़ा दी। वह मूल्य श्रेणी 5 मॉन्स्टर कोर को इतनी बड़ी रकम में छीनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। दोनों श्रेणी 5 मॉन्स्टर कोर पर सेवा शुल्क लगा हुआ था, जिसका अर्थ था कि इसे जितने अधिक मूल्य पर बेचा जाएगा, हेवनली रजतपुर नीलामी घर उतना ही अधिक कमाएगा। यद्यपि इस आयोजन के प्रवेश शुल्क से ही नीलामी घर को भारी धनराशि प्राप्त हो गई थी, लेकिन इससे उनकी कमर पर लटकी धन की थैली नहीं भर सकी। अदिति ने उस बूथ की ओर सराहना भरी नजर से देखा जहां 20,000 बैंगनी सिक्के की बोली लगाने वाला खड़ा था। यद्यपि अब इसकी कीमत पहले से मात्र 40,000 बैंगनी सिक्के अधिक थी, फिर भी यह मात्र 11,000 बैंगनी सिक्कों से कहीं बेहतर थी। मिश्रा वंश ने 50,000 बैंगनी सिक्के पेश किए हैं, क्या कोई है जो इससे भी ज्यादा की पेशकश करना चाहता है? अदिति ने ऊंची आवाज में पूछा। उसकी नजर मिश्रा परिवार के बूथ पर नहीं थी। इसके बजाय उसने दूसरे बोलीदाता के बूथ पर एक आशा भरी नजर डाली। इस समय पूरे नीलामी घर में इस बूथ पर केवल वे लोग मौजूद थे जो मिश्रा वंश के खिलाफ खड़े होने का साहस कर सकते थे। 60,000 बैंगनी सिक्के। अदिति को निराश करने में विफल न होते हुए बूथ ने एक बार फिर मिश्रा परिवार द्वारा प्रस्तावित कीमत से 10,000 अधिक कीमत बताई। इस कीमत की तुलना में पहले के 11,000 बैंगनी सिक्के फीके पड़ गए। 60,000 बैंगनी सिक्के, क्या कोई और है जो इससे भी ऊपर जाना चाहता है? अदिति ने उत्साहपूर्वक पूरे कमरे में नई बोली की घोषणा की। इस समय नीलामी घर में सभी की निगाहें उस बूथ पर लगी हुई थीं, जो मिश्रा परिवार के साथ मूल्य युद्ध में उतरा हुआ था। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि कमरे में कौन कौन है। अंकस और जयराज की भौहें एक बार फिर आपस में सिकुड़ गईं। जैसे ही उन्होंने 50,000 की एक और कीमत की घोषणा की, विरोधी पक्ष ने फिर से 60,000 की एक और अधिक कीमत की घोषणा कर दी और दूसरे बोलीदाता के लहजे ने ऐसा संदेश दिया जिससे अन्य दो को बुरा महसूस हुआ। एक क्षण के लिए चुप होकर अंक्स ने दूसरी कीमत पुकारी, 80,000 बैंगनी सिक्के। अंक्स की बात खत्म होते ही दूसरे स्टॉल से और भी ऊंची कीमत की घोषणा हुई, 1 लाख बैंगनी सिक्के। 1 लाख बैंगनी सिक्के। 1 लाख बैंगनी सिक्के, क्या कोई और बोली है? अदिति उत्साह में चिल्ला उठी। कीमत में वृद्धि की खबर सुनकर अदिति का पहले से चिंतित चेहरा अत्यंत प्रसन्न हो गया। मिश्रा वंश के बूथ के भीतर अंकस और जयराज का चेहरा काला पड़ गया था। ऐसा लगता है कि यह मामला उतना सरल नहीं है जितना हमने सोचा था। ऐसा लगता है कि कोई है जो हमारे कबीले के खिलाफ जाने को उत्सुक है। जयराज गुर्राया। अंक्स ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और दूसरा दाम बताने से पहले नागभान सिकोड़ते हुए कहा, 1,10,000। ये कीमत पहले से ही उनकी उम्मीद से कहीं अधिक थी, लेकिन क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के लिए यह कोई नुकसान नहीं था। 120। अगली बोली आई। 130। अंक्स गुर्राया। 140। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, अंक्स को पहले ही बोली से बाहर कर दिया गया। एमक्स का हाथ और अधिक कसता हुआ कई बार चटकने की आवाजें करने लगा, क्योंकि उसका गुस्सा उबाल पर पहुंच गया था। उसकी आंखों में हत्या का इरादा बेरोक-टोक बह रहा था। आखिर यह आदमी कौन है जो हमसे इस तरह लगातार मुकाबला कर रहा है? अंक्स गुर्राया। जयराज की आंखें भी जम गई थीं। हमारे मिश्रा वंश के पास धन की कमी नहीं है। यदि वह युद्ध करना चाहता है तो हम उसे युद्ध देंगे। 150, 160, 170, 180। जल्द ही दोनों बोलीदाताओं के बीच स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर में कीमतों को लेकर लड़ाई शुरू हो गई।
प्रत्येक बोली के साथ अगली बोली में कीमत 10,000 बढ़ जाती थी। वे भले ही धनी लग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वे धन को उसकी वास्तविक कीमत समझते हैं। एक क्षण में 11,000 की तुच्छ राशि लगभग 2 लाख बैंगनी सिक्कों की बड़ी राशि में बदल गई। अदिति का हृदय खुशी से लगभग फट गया था और वह उस आकृति के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त नहीं कर सकती थी, भले ही अब उसका जीवन उस पर निर्भर हो। जैसे ही कीमत 2 लाख तक पहुंची, जयराज से बर्दाश्त नहीं हुआ। नीलामी घर में गूंजती हुई दृढ़ आवाज में उन्होंने कहा, मित्र, यदि आप किसी गुट या कबीले से संबद्ध नहीं हैं, तो आप मेरे मिश्रा कबीले के लिए चीजें मुश्किल क्यों बना रहे हैं? ये हम पर काफी आक्रामक हमला है। जयराज की आवाज बिना किसी चिड़चिड़ाहट के शांत दिखाई दे रही थी। मगध साम्राज्य में मिश्र वंश बहुत प्रभावशाली नहीं था और वहां की शक्तियों के बारे में उन्हें अधिक जानकारी नहीं थी। वह बहुत रूखे ढंग से बात नहीं करता था, क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज करने से डरता था जिसे उसे नाराज नहीं करना चाहिए था। नीलामी घर में सब कुछ सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को मिलता है। हम कब से मिश्रा परिवार का जीना मुश्किल कर रहे हैं? हम केवल नीलामी घर के नियमों के अनुसार खेल रहे हैं, बस इतना ही। इस बार एक महिला की आवाज सुनाई दी। उसकी वाणी मधुर थी और सुनने में भी सुखद थी। जब सभी ने एक महिला की आवाज सुनी तो कई पुरुषों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि आखिर किस शक्तिशाली परिवार ने इतनी प्यारी बेटी को तैयार किया था कि वे मिश्रा परिवार के खिलाफ इतना पैसा खर्च करने की अनुमति दे देंगे। कुछ पुरुष जो स्वयं को बहुत सुंदर समझते थे, उन्होंने तो इस स्त्री का दिल जीतने का सपना भी देखना शुरू कर दिया था। यदि वे ऐसा कर सकें तो वे भविष्य में यश, वैभव, धन और पद प्राप्त कर सकेंगे। भले ही हम उसे देख न सकें, लेकिन ऐसी आवाज का मतलब यही है कि वह युवा लड़की बहुत खूबसूरत महिला है। अगर हम उसका चेहरा देख पाते तो मुझे संतुष्टि होती। कितनी अच्छी आवाज है, मुझे आश्चर्य है कि किस सुंदरी की आवाज ऐसी होगी। अल्पविराम। नीलामी घर के अंदर बहुत से लोगों को एक दूसरे से बात करते हुए सुना जा सकता था, जबकि वे उम्मीद भरी निगाहों से बूथों की ओर देख रहे थे। वे सभी उस खिड़की से देखने की क्षमता प्राप्त करने की प्यास से भरे हुए थे जो बूथ को हॉल से अलग करती थी। वे अंदर के निवासियों को देखना चाहते थे। मिश्रा कबीले के बूथ में जयराज और अंक्स उस समय हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि यह एक महिला थी जो क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के लिए मूल्य युद्ध में उनसे लड़ रही थी। जयराज ने एक बार फिर कहा, मैं पूछ सकता हूं कि आप किस वंश से हैं, कुमारी? हम केवल एक छोटा सा भाड़े का समूह हैं, जिसकी प्रसिद्धि बहुत कम है, बस इतना ही। इस बार एक आदमी ने शांत स्वर में जवाब दिया। इस शांत आवाज में एक ऐसा स्वर भरा हुआ था जिससे जयराज और भी अशांत लग रहा था। उनके अनुसार इस आदमी की आवाज में उनके प्रति कोई सम्मान नहीं था। यह उदासीनता की आवाज थी जिससे पता चलता था कि इसके विचार मिश्रा वंश से ऊपर थे और यह बिना किसी सम्मान के वंश का तिरस्कार करता था। क्रोधित होकर अंक ने गुस्से में गुर्राहट के साथ कहा, सीतापुर राज्य के भीतर हमारे मिश्रा वंश के बहुत कम प्रतिद्वंद्वी हैं और यहाँ तक कि उन अन्य गुटों को भी हमारे कबीले की इच्छा के अनुसार ही काम करना होगा और उनके चेहरे पर सम्मान का भाव होगा। ये कुत्ते न केवल हमारे कबीले के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, बल्कि वे हमें कबीले के रूप में देखने से भी इनकार कर रहे हैं। अक्षम्य। इस नीलामी के खत्म होने तक इंतजार करो, चाहे वे कोई भी हों। मैं उन सभी को ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। जयराज ने भी ठहाका लगाया, मैं सहमत हूं। इसे माफ नहीं किया जा सकता। उनकी आवाज से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि वे इतने बुरे नहीं हैं। ये तो युवा लोगों का एक समूह है जो आकाश और पृथ्वी की विशालता के बारे में कुछ नहीं जानता। वे ऐसे बिगड़ेल बच्चे हैं जो अपने पिछवाड़े के तालाब के बारे में ही जानते हैं, अगर उन्हें हमारे मिश्रा वंश की ताकत का पता नहीं है। खूब कहा है। इसके बाद भी हमारे कबीले को धन की कोई कमी नहीं होगी, तो क्यों न देखें कि उनके पास कितना धन है। 2,10,000। अंक्स ने इससे भी अधिक कीमत बताई। 2,20,000। दूसरे बूथ से भी जवाब में आवाज आई। इस नीलामी घर में तो कौवा और मोर भी आवाज करने से इनकार कर देंगे। अब केवल 2 बूथों से ही शोर जारी रहा। अदिति स्वयं भी इस मौन में शामिल थी। वह केवल आनंद की स्तब्ध अवस्था में बैठी रह सकती थी। 2 लाख बैंगनी सिक्के मूल कीमत से कहीं अधिक थे। 2,30,000। अंक्स ने दांत पीसते हुए और खतरनाक चेहरे के साथ अगली कीमत उगल दी। 2,50,000। दूसरे बूथ से बोलने वाले की आवाज में कोई दबाव नहीं था क्योंकि उसने सहजता से पिछली बोली से 20,000 अधिक कीमत बताई। साले, इनके पास कितना पैसा है? अंक्स ने अपनी हथेली मेज पर पटकी और तुरंत उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। 2,50,000 बैंगनी सिक्के पहले से ही क्लास 5 मॉन्स्टर कोर की कीमत से अधिक थे। जयराज ने ऐसी आंखें बनाई कि हवा जम गई और क्षण भर के लिए बोलने में हिचकिचाहट हुई, फिर नर्म पड़ते हुए कहा, 2,60,000। 3 लाख। जैसे ही जयराज ने बोलना समाप्त किया, दूसरे पक्ष ने बोली में 40,000 बैंगनी सिक्के और बढ़ा दिए। इस तरह का दबंग रवैया अब पैसे को पैसे की तरह नहीं मानता था।
इस समय तक जयराज और अनखस की मुट्ठियां बहुत कसकर बंद हो चुकी थीं। उनके शरीर से हत्या की भावना इतनी तीव्र थी कि नीलामी घर के निवासी भी इसे महसूस कर सकते थे। सभी जानते थे कि मिश्रा वंश के साथ मूल्य युद्ध में शामिल लोगों ने अब पूरे मिश्रा वंश को नाराज कर दिया है। दूसरे कमरे में रुद्र, राजीव, आद्या और राघव दुनिया की परवाह किए बिना अपने फल के टुकड़े खा रहे थे। जो लोग पूरे समय मिश्रा वंश से आगे निकल रहे थे वे रुद्र के समूह के थे। जिस कमरे में मिश्रा वंश था वहां से निकलती हत्या की मंशा को महसूस करते हुए रुद्र ने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। मिश्रा वंश के लोगों, ये केवल एक निष्पक्ष प्रतियोगिता है। गुस्सा होने का क्या कारण है? यदि आपके पास हमारी बराबरी करने के लिए पैसे नहीं हैं तो आज्ञाकारी बनिए और पीछे हट जाए। रुद्र के शब्दों से जयराज और अर्क के शरीर में भयंकर ऐंठन होने लगी। यदि वे दोनों भूल गए होते कि वे कहाँ हैं तो संभवतः उन्होंने रुद्र को फाड़ने के प्रयास में भूतों को नष्ट कर दिया होता। इस बार मिश्रा परिवार ने जवाब में कोई अन्य बोली की घोषणा नहीं की। यद्यपि वे एक धनी कबीला थे फिर भी उनके मन में एक वर्ग 5 राक्षस कोर को खरीदने के लिए 3 लाख बैंगनी सिक्के खर्च करना उचित नहीं था। काफी देर की खामोशी के बाद अदिति ने आखिरकार खुद को फिर से बोलते हुए पाया। बूथ 8 में बैठे सम्मानित अतिथि ने 3 लाख बैंगनी सिक्कों की बोली लगाई है। क्या कोई अन्य लेने वाला भी है? 3 लाख बैंगनी सिक्के एक बार में चलते हैं। बोलते समय अदिति की आवाज कांपने लगी। ये कीमत उसकी पिछली उम्मीदों से कहीं अधिक थी। 3 लाख बैंगनी सिक्के 2 बार जा रहे हैं। 3 लाख बैंगनी सिक्के 3 बार घूमे और बिके। अब मैं घोषणा करता हूं कि प्रथम श्रेणी 5 मॉन्स्टर कोर को बूथ 8 के मेहमानों द्वारा खरीद लिया गया है। अदिति का लकड़ी का हथौड़ा मेज पर टकराया जिससे ये पता चला कि प्रथम श्रेणी 5 मॉन्स्टर कोर को 3 लाख बैंगनी सिक्कों में खरीद लिया गया है। बूथ 8 में राघव ने रुद्र को असमंजस में देखा। रुद्र, तुमने क्लास 5 मॉन्स्टर कोर खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च किया है, क्यों? यह इसके लायक नहीं है। थोड़ा मुस्कुराते हुए रुद्र ने जवाब दिया, 3 लाख बैंगनी सिक्के बहुत ज्यादा लगते हैं लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। ये पैसा वास्तव में इस समूह के लोगों के हाथों में आया। 9 बैलों के बालों के समान ये कुछ भी नहीं है। रुद्र, तुम बिना कारण ऐसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करोगे। क्या आपके अंदर किसी प्रकार की नफरत है जिसके लिए आपको उन्हें बाहर निकालने के लिए क्लास 5 मॉन्स्टर कोर का उपयोग करना पड़ा? राजीव ने जिज्ञासा से पूछा। राजीव के शब्दों से रुद्र के मन में यादें ताज़ा हो गईं। उसकी आंखों में थोड़ी कठोरता की चमक आ गई जब उसने जवाब दिया, ठीक है, मुझे उनका कर्ज चुकाना है। 2 साल पहले मैंने इस नीलामी घर में 2 श्रेणी 5 जादुई जानवरों के शव बेचे थे। इस सब के बीच कई कुलों और परिवारों के लोगों ने मेरा पीछा किया। उस समय मैं केवल एक संत गुरु था। इतने सारे लोग मेरा पीछा कर रहे थे कि मैं बड़ी मुश्किल से वहां से जीवित बच पाया। मिश्रा वंश के एक पृथ्वी संत मास्टर ने मेरा पीछा किया जहां मुझे एक चट्टान से नीचे गिरने पर बाल बाल बचना पड़ा। उसके शब्दों को सुनकर राजीव की आंखों में हत्या की नीयत झलक रही थी। गुर्राहट के साथ उसने जवाब दिया, तो मैं समझ गया। उस स्थिति में ये घृणा ऐसी चीज होगी जिसकी कीमत उन्हें निश्चित रूप से चुकानी पड़ेगी। मैं इसकी गारंटी देता हूं भाई। रुद्र के ठीक बगल में बैठी आद्या कुछ नहीं बोली बल्कि उसे ऐसी निगाहों से घूरती रही जिसमें उसके चेहरे पर कोई शांत भाव नहीं झलक रहा था। रुद्र के शब्दों ने उसके मन में एक स्पष्ट तस्वीर उकेर दी थी। इस क्षण में उसे एहसास हुआ कि यदि इतने सारे लोग एक संत गुरु के रूप में रुद्र का पीछा कर रहे थे तो रुद्र को कितनी भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा होगा। ऐसा दर्दनाक अनुभव किसी भी व्यक्ति को सिहरन पैदा कर देगा। मिश्र वंश के जयराज, मैं इस नाम को कभी नहीं भूलूंगा। रुद्र की आंखों में हत्या की भावना की आभा जम गई। प्रथम श्रेणी 5 मॉन्स्टर कोर की बिक्री के बाद दूसरे मॉन्स्टर कोर की नीलामी शुरू होने से पहले एक छोटा सा अंतराल रखा गया। अब हम दूसरे क्लास 5 मॉन्स्टर कोर की नीलामी शुरू करेंगे। शुरुआती कीमत 50,000 बैंगनी सिक्के होंगे। प्रत्येक बोली न्यूनतम 1,000 बैंगनी सिक्कों की होगी। यह आखिरी क्लास 5 मॉन्स्टर कोर होगा, इसलिए मैं प्रत्येक अतिथि से अनुरोध करता हूं कि वे अपने समय का सदुपयोग करें और अपना निर्णय लें। ये क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को आसानी से प्राप्त करने का जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर होगा। अदिति ने ऊंची आवाज में घोषणा की। वह अगली नीलामी के लिए आशा से भरी हुई थी और ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी कि दूसरा मॉन्स्टर कोर कितने पैसे में बिकेगा। उनके शब्दों के अंत में बहुत से लोगों ने तुरंत कीमतों की बौछार शुरू कर दी। 60,000 बैंगनी सिक्के, 70,000, 75,000। एक एक करके बूथों पर बोली लगाने वालों ने कीमत बढ़ा दी थी। इस बार मिश्रा वंश ने अपनी कीमत बताने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए इस बार लड़ने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। जल्द ही कीमत 1 लाख बैंगनी सिक्कों से अधिक हो गई। वर्मा वंश 1,10,000 बैंगनी सिक्के प्रदान करता है। सतरंग तलवार मंडप 1,10,500 बैंगनी सिक्के प्रदान करता है। सूर्य चंद्र संप्रदाय 1,20,000 बैंगनी सिक्के प्रदान करता है। दुबे कबीला 1,20,500 बैंगनी सिक्के प्रदान करता है।
कादिर कबीला 1,30,000, 1,40,000 बैंगनी सिक्के, 1,40,500 बैंगनी सिक्के। तीव्र मूल्य युद्ध के कारण कीमत पहले ही 1,50,000 बैंगनी सिक्कों से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। इस समय एक नए बोलीदाता के आने से अन्य सभी बोलीदाताओं को रुकना पड़ा। रंगोली सिटी का रतन वंश 1,80,000 बैंगनी सिक्के चढ़ाता है। ये क्लास 5 मॉन्स्टर कोर कुछ ऐसा है जिसकी मेरे कबीले को जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई मेरे रतन कबीले को कुछ सम्मान देगा। गिरिनगर शहर का हमारा गांधी परिवार 1,90,000 बैंगनी सिक्के प्रदान करता है। हमारे गांधी परिवार को भी इस क्लास 5 मॉन्स्टर कोर की आवश्यकता है। कृपया हमें इसके लिए कुछ सम्मान दें। इस प्रकार पूरा नीलामी घर फिर से शांत हो गया। रंगोली शहर का रतन परिवार और गिरिनगर शहर का गांधी परिवार दोनों ही प्रथम श्रेणी के शहरों से आए हुए गुट थे। वे शक्ति में बहुत मजबूत थे और ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनका सतरंग तलवार मंडप, वर्मा वंश या रजतपुर शहर के 3 वंश अकेले ही सामना कर सकते थे। 3 प्रमुख कुलों और राजतपुर शहर के नगर स्वामी इस वर्ग 5 राक्षस कोर की इच्छा रखते हैं। हम 2 लाख बैंगनी सिक्के प्रदान करते हैं। राजतपुर नगर के स्वामी ने पुकारा था। शहर के 3 प्रमुख कुलों को मिलाकर वे अब सचमुच एक ऐसी शख्सियत बन गए थे जिनसे प्रथम श्रेणी के शहर के परिवारों को भी डर नहीं लगता था। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर वास्तव में बहुत कीमती था। प्रथम श्रेणी के शहर में हर 3 साल में केवल एक ही दिखाई देता था और प्रत्येक उपस्थिति के बाद जबरदस्त संघर्ष होता था। जब रजतपुर सिटी ने 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर की नीलामी की घोषणा की तो प्रत्येक सत्ता लोलुप व्यक्ति ने यह निर्णय लिया कि यह अवसर चूकने लायक नहीं है। हमारा राजेंद्र वंश 2,10,000, स्पिरिट हॉक भाड़े के सैनिक 2,20,000 की पेशकश करते हैं। वॉरगॉड संप्रदाय 2,30,000 बैंगनी सिक्के प्रदान करता है। कीमत लगातार बढ़ती रही, यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के शहर के कुलों के शब्दों का भी कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि उन्हें कोई सम्मान देने की जहमत नहीं उठाता था। इस समय प्रत्येक प्रमुख गुट ने जोखिम उठाने का निर्णय कर लिया था। इनमें से कुछ गुट ऐसे थे जिनकी ताकत मिश्रा वंश के प्रभाव के लगभग बराबर थी। मिश्रा वंश को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए किसी ने भी प्रथम श्रेणी 5 राक्षस कोर पर लड़ाई नहीं की थी। नीलामी घर में मौजूद हर एक व्यक्ति को यह समझ आ गया था कि सीतापुर साम्राज्य के सबसे मजबूत गुटों में से एक मिश्रा वंश कितना बड़ा खतरा था। जब तक उनके पास कोई विकल्प न हो, किसी को भी मिश्रा वंश के क्रोध को भड़काने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, इसलिए उन्होंने पहले राक्षस कोर को बिना किसी लड़ाई के ले जाने की अनुमति दी थी। हालांकि दूसरा कोर नीलामी घर द्वारा बेचा जाने वाला आखिरी राक्षस कोर होगा। कोई भी इसे जाने नहीं दे सकता था, इसलिए सभी ने उत्साहपूर्वक इसके लिए बोली लगाई। 2,40,000 बैंगनी सिक्के, 250,000। मूल्य प्रतिस्पर्धा पहले की तरह ही जोरदार थी, लेकिन अब जब मूल्य इतनी अधिक राशि पर पहुंच गया था तो बोली लगाने वाले लोग काफी कम हो गए थे। 2,50,000 बैंगनी सिक्के पहले से ही सभी के लिए एक चौंकाने वाली राशि थी, लेकिन कई लोग क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के लिए लालायित थे। यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे बहुत पहले ही हार मान चुके होते। 260 बैंगनी सिक्के। कुछ ही देर बाद एक अन्य व्यक्ति ने अपनी बोली लगाई और इस बार वक्ता मिश्रा परिवार था। वे पहला मॉन्स्टर कोर खरीदने में असफल रहे थे, इसलिए दूसरा खरीदने का प्रयास करना उनके वादे का उल्लंघन नहीं होगा। वॉरगॉड संप्रदाय 2,70,000 बैंगनी सिक्के प्रदान करता है। रतन वंश 2,80,000 की पेशकश करता है। गांधी परिवार 2,90,000 की पेशकश कर रहा है। राजेंद्र वंश 3 लाख की पेशकश करता है। लगभग तुरंत ही मिश्रा वंश की बोली को ऐसे नकार दिया गया जैसे कि वह कोई बात ही ना हो। इस समय क्लास 5 मॉन्स्टर कोर 3 लाख बैंगनी सिक्कों पर था, एक ऐसी राशि जिसे बहुत कम लोग बिना किसी आपदा के झेल सकते थे। यहाँ तक कि राजतपुर शहर में 4 गुटों की संयुक्त सेना के पास भी आगे बढ़ने के लिए पैसा नहीं बचा था। ये कीमत उनकी योजना से कहीं अधिक थी। उनके बूथ के अंदर राजतपुर शहर के राजा ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत होता है कि क्लास 5 मॉन्स्टर कोर हमारे भाग्य में नहीं है। इन प्रथम श्रेणी के शहरवासियों की संपत्ति और संपदा हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर हमारे ही शहर में दिखाई दिया, लेकिन हम इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। ब्लास्टेड हेवनली राजतपुर नीलामी घर। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने हर एक प्रमुख पार्टी का ध्यान आकर्षित करने के लिए राक्षस कोर की खबर फैलाई। अन्यथा हम इसे स्वयं ही ले सकते थे। उनमें से एक आदमी अफसोस से गुर्राया। गांधी परिवार ने 3,10,000 की बोली लगाई। स्पिरिट हॉक मर्चेंडरीज ने 3,20,000 की बोली लगाई। गांधी परिवार ने 3,25,000 की बोली लगाई। स्पिरिट हॉक मर्चेंडरीज ने 3,30,000 की बोली लगाई। अब जबकि कीमत 3 लाख बैंगनी सिक्कों को पार कर चुकी थी, तो इसमें भाग लेने वाले लोग और भी कम हो गए। इस बिंदु तक गांधी परिवार और स्पिरिट हॉक मर्चेंडरीज ही 2 ऐसे पक्ष थे जो लड़ रहे थे। इसके बाद गांधी परिवार और स्पिरिट हॉक भाड़े के सैनिकों के बीच काफी देर तक लड़ाई चली।
उन्होंने इसकी कीमत 3,50,000 बैंगनी सिक्कों तक पहुंचा दी। जैसे ही यह कीमत तय हुई, गांधी परिवार ने बोली लगाना बंद कर दिया। अब जबकि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई बंद हो गई है, पहले से जीवंत नीलामी घर शांत हो गया है। जब पूरी नीलामी में सन्नाटा छा गया और अदिति को कोई खरीदार न दिखा तो उसने आखिरकार कहा, स्पिरिट हॉक भाड़े के सैनिकों ने 3,50,000 बैंगनी सिक्कों की बोली लगाई है। क्या कोई अन्य लेने वाला भी है? 3,50,000 बैंगनी सिक्के एक बार में चलते हैं। 3,50,000 बैंगनी सिक्के 2 बार जा रहे हैं। 300 बैंगनी सिक्के 3 बार घूम रहे हैं। अदिति का हथौड़ा मेज पर पटक दिया, और अब मैं घोषणा करती हूं कि दूसरे क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को स्पिरिट हॉक भाड़े के सैनिकों ने बूथ 15 में कुल 3,50,000 बैंगनी सिक्कों में खरीद लिया है। बूथ 8 में राजीव ने रुद्र को घूरते हुए कहा, भाई क्या तुम सचमुच ऐसे ही क्लास 5 मॉन्स्टर कोर बेचने जा रहे हो? रुद्र ने गुनगुनाया, मैंने पहले दोनों को रखने की योजना बनाई थी, लेकिन अब मैंने अपना विचार बदल दिया है। यदि कोई भाड़े का समूह है जो राक्षस कोर चाहता है तो मैं उन्हें ये दे दूंगा। किसी भी स्थिति में हम जल्द ही स्पिरिट हॉक भाड़े के सैनिकों से मिलेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि हम उनका विरोध न करें। ये सच है, यदि हम चाहते हैं कि भाड़े के सैनिक समूह हमारे प्रति निष्ठा की शपथ लें तो बेहतर होगा कि हम उनके बुरे पक्ष में न पड़ें। अन्यथा जब हम उन्हें पहले ही शपथ दिलाने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। आद्या बोली। अपनी कुर्सी से उठते हुए रुद्र ने कहा, अब जब नीलामी खत्म हो गई है तो हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। कुछ ही देर में एक अच्छा शो होने वाला है। हेवनली रजतपुर नीलामी घर ने इस बार अपनी पूरी नीलामी इन 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर पर केंद्रित की थी, इसलिए जब दोनों बिक गए तो नीलामी आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई। बूथों पर मौजूद सभी लोग एक एक करके उस क्षेत्र से बाहर चले गए और नीलामी घर से बाहर चले गए। रुद्र और अन्य 3 लोग बूथ से चले जाने के बाद नीलामी घर के उस क्षेत्र की ओर चले गए जहां लेन देन होना था। रास्ते में उन्हें बहुत सारी कीमती वस्तुएं मिलीं। इस बार हेवनली रजतपुर नीलामी घर की प्रबंधक अदिति कक्षा 5 मॉन्स्टर कोर के व्यापार को व्यक्तिगत रूप से देखने आईं। प्लेटफॉर्म पर आते हुए रुद्र ने बूथ नंबर और बैंगनी रंग का कार्ड अदिति को सौंप दिया। जब उसने बूथ नंबर लिया और उसे देखा तो अदिति को एहसास हुआ कि रुद्र और उसकी पार्टी वही पार्टी थी जिसने मिश्रा वंश के खिलाफ पहले राक्षस कोर के लिए बोली लगाई थी। अपनी आंखों में चौंका देने वाली चमक के साथ अदिति ने बढ़ती हुई चिंता के साथ रुद्र और उसके समूह का अध्ययन किया। उसने यह नहीं सोचा था कि मिश्रा वंश के खिलाफ खड़ा होने वाला रहस्यमय व्यक्ति 4 युवा होंगे। इस पार्टी में एक भी बुजुर्ग नजर नहीं आया और अदिति की उम्मीदें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं। मिलॉर्ड्स इतने साहसी हैं कि वे क्लास 5 मॉन्स्टर कोर खरीदने के लिए 3 लाख बैंगनी सिक्कों की बोली लगा सकते हैं। क्या ये जानता होगा कि तुम्हें क्या बुलाना है? अदिति ने भावुक मुस्कान के साथ यह जानने की कोशिश की कि इस समूह के पीछे कौन सी शक्ति छिपी है। मुस्कुराते हुए रुद्र ने जवाब दिया, मैनेजर अदिति, अगर मैं आपको मेरा सामान सौंपने का कष्ट करूं। ये देखकर कि दूसरा पक्ष अपनी पहचान बताने को तैयार नहीं है, अदिति ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। उसने अपनी नाराजगी मुस्कुराहट से छुपा ली। बहुत अच्छा, इस महिला को लेन देन की देखरेख करने दीजिए। उसी समय अच्छी तरह से बख्तरबंद लोगों का एक समूह आगे बढ़ता हुआ आया। जब सामने खड़े वीर पुरुष ने रुद्र के समूह को देखा तो वह मुस्कुराया, आप लोग बूथ 8 के स्वामी और स्वामी होंगे, वही जो मिश्रा वंश के खिलाफ बोली लगा रहे थे। ये स्पिरिट हॉक भाड़े के सैनिकों का कप्तान यंग चांगकोंग है। सिर घुमाकर रुद्र ने एक आदमी को देखा जो लगभग 50 साल का था। कैप्टन पूरी तरह काले कपड़े पहने हुए थे और उनका कद 2 मीटर ऊंचा था, जो रुद्र से एक सिर ऊंचा था। उसके चेहरे के बाईं ओर एक भयानक घाव था जिससे उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो गया था, लेकिन इससे उसका भय और बढ़ गया था। महामहिम और महिला, आप सीतापुर साम्राज्य के किस शक्तिशाली परिवार के बेटे और बेटी हो सकते हैं? शायद आपके किसी सीनियर के साथ मेरी दोस्ती है। मैंने सुना है कि आप एक भाड़े के सैनिक समूह से थे, आप किस समूह से संबंधित हो सकते हैं? यंग चांगकोंग ने जिज्ञासा से पूछा। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे अभी इस उत्तर को गुप्त रखने की अनुमति दीजिए। यंग चांगकोंग, हम निकट भविष्य में फिर मिलेंगे। अदिति ने पहले ही लेन देन पूरा कर लिया था। उसने अब तक कक्षा 5 का मॉन्स्टर कोर और बैंगनी कार्ड रुद्र को वापस सौंप दिया था। दोनों वस्तुएं लेकर वह और अन्य 3 लोग नीलामी घर से बाहर चले गए। स्पिरिट हॉक भाड़े के सैनिकों का कप्तान गहरी सोच में डूबा हुआ वहीं खड़ा रहा और उसने रुद्र के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश की। स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर के बाहर लोगों की अंतहीन भीड़ देखी जा सकती थी। वीआईपी बूथ के ठीक बाहर मिश्रा परिवार के जयराज और अनखस को प्रवेश द्वार की ओर ठंडी निगाहों से देखते हुए देखा जा सकता था, क्योंकि वे 8वें बूथ से लोगों के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। उनके चारों ओर हर प्रमुख पार्टी के दर्शक कार्रवाई देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। वे भी यह जानने को उत्सुक थे कि आखिर किस प्रकार का देवता मिश्रा वंश का विरोध करेगा।
उसी समय लाल वस्त्र पहने दक्ष शहर में लौट आए और स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर की ओर बढ़ चले। अब चूंकि नीलामी समाप्त हो चुकी थी, रुद्र द्वारा दिया गया उसका मिशन पूरा हो चुका था और अब उसे छिपने और गुप्त रहने की आवश्यकता नहीं थी। देखना, वह वही व्यक्ति है जिसने क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को नीलामी घर को बेचा था। जैसे ही दक्ष नीलामी घर के करीब पहुंचा, उस पर नजर रखने वाले हर व्यक्ति ने तुरंत उसके आगमन को नोटिस कर लिया। उन्होंने खबर फैला दी कि वह कौन था। वीआईपी प्रवेश द्वार पर धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे सभी लोगों की नजरें तुरंत दक्ष पर टिक गईं। शिवांश, उसे शिवांश बनना है। वाह, शिवांश अपना चेहरा बदलना जानता है। ऐसा मत सोचो कि तुम अपना चेहरा छिपाकर हमें धोखा दे सकते हो, शिवांश। वर्मा वंश के एक अधेड़ व्यक्ति ने दक्ष को क्रोधित दृष्टि से देखा। सतरंग तलवार मंडप के प्रधानाध्यापक ने दक्ष को घूर कर देखा। नीरज, क्या वह शिवांश है? नीरज ने एक पल के लिए दक्ष को देखा। वह 2 साल पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग है। हालांकि शिवांश में अपने चेहरे की बनावट को लगभग सहजता से बदलने की क्षमता है। मैं इसका कोई मतलब नहीं निकाल पा रहा हूं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह व्यक्ति शिवांश हो सकता है, लेकिन एक अलग चेहरे के साथ। उसके अलावा क्या कोई और होगा जिसके पास 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर होंगे? शिवांश अपने आसपास इतने सारे लोगों के होते हुए भी इतना शांत कैसे रह सकता है? मैं कहूंगा कि उसके पास बचने के लिए कुछ तो है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। हमें अभी इस मामले पर नजर रखनी चाहिए, प्रधानाध्यापक फुसफुसाए। ये बकबक जयराज के कानों तक पहुंची और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। दक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, शिवांश, चाहे तुम अपना चेहरा कितना भी बदल लो, तुम मेरी इन बुरी आंखों से नहीं छिप सकते। पिछली बार तुम भाग्यशाली थे कि बच गए थे, लेकिन इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। तुम्हारा जीवन मेरा है। जयराज ने 8वें बूथ के लोगों का इंतजार करने का विचार छोड़ दिया। वह तुरंत ही अपना ऋषि अस्त्र लेकर दक्ष की ओर दौड़ा। जयराज एक विशाल हथौड़ा अपने सिर के ऊपर उठाए हुए भीड़ से बाहर निकल आया। जब हथौड़ा दक्ष की ओर उड़ा तो उसमें से भारी मात्रा में पानी छलकने से नीले प्रकाश की एक लकीर उत्पन्न हुई, जिसका श्रेय सेंट फोर्स को जाता है। दक्ष रुक गया और भावशून्य भाव से उस आकृति को अपनी ओर आते हुए देखने लगा। जयराज की ओर देखे बिना ही उसके शरीर से अचानक आग का एक विस्फोट फूट पड़ा। यह उसके चारों ओर इतनी तीव्र गर्मी के साथ लिपट गया कि आसपास के क्षेत्र का तापमान बढ़ गया। दक्ष के शरीर के चारों ओर ज्वाला जल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अग्नि देवता बन गया हो। दक्ष ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर उसे मुट्ठी में बंद कर लिया, जिससे उनके चारों ओर की अग्नि एकत्रित हो गई। उसके हाथ के एक झटके से आग का एक गोला तुरंत जयराज की ओर फेंका गया। टकराना। विरोधी प्रकृति के ये 2 गुण मध्य हवा में जोरदार विस्फोट के साथ एक दूसरे से टकराए। विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा के कारण क्षेत्र में भारी कंपन हुआ, जैसे भूकंप आया हो। कुछ दर्शकों को तो एक कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ई अर्थ संत मास्टर, यह आदमी एक पृथ्वी संत मास्टर है। क्या शिवांश हमेशा इतना मजबूत था? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह 2 साल पहले इस शहर के सभी महान संत मास्टरों को रोकने में सक्षम था। अब केवल एक पृथ्वी संत मास्टर ही उससे लड़ने में सक्षम होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमें अपने रास्ते से भटकाने में सफल रहा। वह इस पूरे समय एक पृथ्वी संत मास्टर थे। हे स्वर्ग, मैंने एक पृथ्वी संत मास्टर का पता लगाने और उससे लड़ने की कोशिश की। यह अच्छी बात है कि उसने हमसे लड़ाई नहीं की, अन्यथा हम में से कोई भी आज उस तथ्य का पता लगाने के लिए जीवित नहीं बचता। हर जगह से हैरानी की तेज आवाजें सुनी जा सकती थीं, जब वे दक्ष को एक नई रोशनी में देख रहे थे। राजतपुर शहर में अर्थ सेंट मास्टर होना सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक था। सम्मान की अपेक्षा की जानी चाहिए थी और शहर के भीतर सभी अन्य शक्तियों को इसके लिए रास्ता बनाना होगा। राजतपुर शहर में केवल 4 पृथ्वी संत मास्टर रहते थे और उनमें से प्रत्येक एक प्रमुख शक्ति के नेता थे। जब शिवांश की ताकत का पता चला तो उन लोगों में से कई, जो उस पर हमला करने की मंशा रखते थे, ने तुरंत ही यह विचार त्याग दिया। पृथ्वी संत मास्टर ऐसी शक्ति नहीं थी जिसके साथ वे खिलवाड़ कर सकें। जयराज गंभीर भाव लिए जमीन पर गिर पड़ा। शिवांश, किसने सोचा था कि तुम्हारी ताकत 2 साल में इतना बड़ा बदलाव ला देगी? पृथ्वी संत मास्टर बनना, है ना? मैं देख रहा हूं कि आपने विपत्ति में से सौभाग्य को बाहर निकाल लिया है। दक्ष दोनों हाथ पीछे करके आराम से जयराज के सामने खाली भाव से खड़ा था। उसकी आंखों में तिरस्कार और घृणा की झलक थी। वह नहीं जानता था कि यह शिवांश कौन है, लेकिन वह मूर्ख भी नहीं था। रुद्र की अजीब योजना के साथ अपने विचारों को जोड़ते हुए उसने जल्दी से अनुमान लगा लिया कि उसके सामने वाला व्यक्ति जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था, वह रुद्र ही था। ये देखकर कि शिवांश बोल नहीं रहा है, जयराज ने उसकी जगह बोलना जारी रखा। शिवांश, भले ही तुम एक पृथ्वी संत मास्टर बनने में कामयाब हो गए हो, लेकिन तुम मेरे मिश्रा वंश की ताकत के सामने एक भी नहीं हो। मैं, जयराज, वही प्रस्ताव आपके समक्ष रखता हूं जो मैंने 2 वर्ष पहले दिया था।
अपना युद्ध कौशल मेरे मिश्रा वंश को सौंप दो और हम तुम्हारे साथ अब और दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। अब ये समझ लो कि मेरे कुल का पूर्वज छठे चक्र का पृथ्वी संत मास्टर है। स्वर्ग संत मास्टर बनने के लिए उसे बस एक कदम और आगे बढ़ने की जरूरत है।